इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में हमने डिस्कस किया था, ध्यान से सुनिएगा। हमारे पास जो भी प्रॉपर्टी होता है, चाहे आपका बैग हो, चाहे मेरा मोबाइल हो, चाहे मेरा वैलेट हो, चाहे आपका जो है वो चश्मा हो, चाहे वो आपका पेन हो, जो भी चीज आपका है वो आपका प्रॉपर्टी है। आप इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे खुद, और आप जिसे चाहेंगे उसे इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करने का परमिशन दे सकते हैं। क्या कोई आपका पेन यूज नहीं कर सकता? कर सकता है, आप कर सकते हैं, और कोई और करना चाहे तो कैसे करेगा? आपसे छीन करके नहीं, आपसे क्या लेकर के? परमिशन लेकर के कर सकता है। इसीलिए जो है आपको कहा गया कि ये आपका क्या है? प्रॉपर्टी है। मकान भी आपका है, आप उसमें रहते हैं। क्या कोई गेस्ट नहीं आते हैं? तो गेस्ट आते तो क्या बोलते हैं? मैं यहीं रहूंगा। नहीं, आपके गेस्ट हैं, आपने अलाउ किया इसलिए वो वहां रहते, इसलिए ये क्या हो गया? प्रॉपर्टी हो गया। ठीक इसी तरीके से हमने कहा कि अगर कोई पर्सन है, उसने जो है अपने इंटेलेक्ट से, अपने बुद्धि से, अपने दिमाग से किसी चीज को जो है वो बनाया, तो कहा कुछ नहीं, सिंपल सा तो है, प्रॉपर्टी हम कहते हैं। कैश प्रॉपर्टी है या नहीं? कहा बिल्कुल प्रॉपर्टी है। आप अगर अपने इंटेलेक्ट से किसी चीज को बनाते हैं तो वो हुआ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब कहा क्या मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का? साइंटिस्ट ने बहुत अच्छा दवा बनाया, बर्ड फ्लू से बचने का, स्वाइन फ्लू से बचने का, या टाइफाइड के लिए वैक्सीन जैसा चीज बना। इन्वेंशन, एलईडी बल्ब, ये आप सोचिए, प्रोजेक्टर वगैरह, या पहले कैसे वो बड़ा वाला टीवी आता था, इतना पीछे तक निकला हुआ रहता था, फिर और स्लिक हुआ, एलसीडी कहते थे, अब एलईडी आ गया, अब तो और ज्यादा प्लाज्मा टीवी। ये सब क्या है? इन्वेंशन ही तो है, आविष्कार ही तो है। कहा गया जिसने ये बनाया उसके बाद सारे लोग जो है बस उसे देखें और बनाना शुरू कर दे। सोचिए, दवा का आविष्कार किसी ने किया, और सिप्ला कंपनी, रनबैक्सी कंपनी सब बनाई जा रही है, तो किसी को मोटिवेशन आएगा कि चलो मैं कुछ इन्वेंट करता हूं? कहा नहीं। इसके लिए हमें बनाना पड़ा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। आपने अपने बुद्धि से चाहे कुछ इन्वेंट किया हो, चाहे बहुत अच्छा बुक लिखा हो, चाहे बहुत अच्छी मूवी बनाई हो, आपने बहुत अच्छा सॉन्ग गाया हो, बहुत अच्छा पेंटिंग किया हो, कुछ भी किया हो, बहुत अच्छा जो है आपने जो है कोई स्टोन वगैरह पे कुछ कारीगरी किया हो, कुछ भी अगर, या बहुत अच्छा कंप्यूटर प्रोग्राम आपने किया हो, कुछ नया आपने बनाया हो, कह रहे जो भी है, इन पे हम अलग अलग तरीके से आपको क्या करेंगे? प्रोटेक्शन देंगे। किस बात का प्रोटेक्शन? आपने अपने बुद्धि से जो इन चीजों को बनाया है, इसका इस्तेमाल आप करेंगे, और आप जिसे परमिशन देंगे वो इसका क्या करेगा? इस्तेमाल करेगा। या तो आप खुद बना करके मार्केट में बेचिए, या फिर जिसको आप चाहें उसे आप क्या कीजिए? परमिशन दीजिए, वो इस चीज को क्या कराएगा? बना करके जो है मार्केट में बेचेगा, और बदले में आपको क्या देगा? रॉयल्टी देगा, पैसे देगा। इसी को नाम दिया गया रॉयल्टी, की आपको कुछ पैसे देगा। कहा गया इसी तरीके से हमने पेटेंट पढ़ा, जब आविष्कार जैसे चीज होते हैं। हमने कॉपीराइट देखा, और कॉपीराइट में हमने क्या देखा था? कॉपीराइट में हमने देखा था कि किस तरीके से कोई अगर बुक लिखता है, मेरी ही बुक आप तक पहुंचेगी, आप देखिएगा, उस बुक को क्या मैं सर पे रख रख करके बेचूंगा? आओ 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 ये बुक ले लो, आओ ये बुक ले लो। मैं बुक लिख सकता हूं, लेकिन मैं एंटरप्रेन्योर नहीं हूं कि जाकर के उस बुक को क्या करूं? बेचूं। तो उसके लिए टैक्समैन है, पियर्सन है, जो उस बुक को क्या करेंगे? बेचेंगे। बदले में मुझे क्या देंगे? रॉयल्टी, कुछ पैसा देंगे, उसका नाम क्या है? रॉयल्टी। मूवी बनती है, मूवी बनने के बाद करण जौहर क्या करते हैं? एक जो है वो प्रोजेक्टर लेते हैं कंधे पे, सर पे जो है वो बैटरी और बाकी चीज लेते हैं, और बैठ जाते हैं लक्ष्मीनगर में, आओ 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 ये मूवी देखो, मैं दिखला रहा हूं। फिर बोलते अब यहां दिखला दिया, चलो पटेल नगर में दिखलाता हूं, अब यहां दिखला दिया, चलो मुंबई में दिखलाता हूं। ऐसे ही होता है। तो क्या करते हैं वो राइट्स देते हैं सिनेमा हॉल जो चलाते हैं, थिएटर वालों को, कि हमारी मूवी ले जाओ और इसे क्या करो? चलाओ। बदले में क्या दो? हमें पैसे दो, रॉयल्टी दो। तो ऐसे करके हमने उन्हें प्रोटेक्ट किया। लेकिन अगर कानून ना हो, सोचिए, लॉ ना हो, तो कैसे प्रोटेक्शन मिलेगा? मेरे ही बुक आप तक पहुंचे, मस्त आपने मेरा नाम काटा, सब मेरा लंदन संदन सारा डिग्री मेरा मिटाया, और उसके बाद जो है वो अपना नाम लिखा, येलो, ब्लू, ग्रीन, स्ट्राइप स्ट्राइप, और उसके बाद क्या किया? उसके बाद आपने नीचे लिख दिया बीकॉम, पास कोर्स, कॉरेस्पॉन्डेंस, रेगुलर, जो भी है आपने लिखा, और आपने बेचना शुरू किया। अब मुझे एक चीज बताइए, मेरे उतने मेहनत का मुझे क्या मिला? आप भी उस चीज को बेच रहे, मैं भी बेच रहा हूं। मैं 200 रुपया कह रहा हूं, आप कह रहे मेरी बुद्धि थोड़ा ना लगे, बनाने में 50 रुपए लग रहे, चल 100 में बेचते हैं। अब लोग 100 में आपसे लेंगे या मेरा 200 में लेंगे? और अगर मैं 100 में भी बेच रहा हूं तो भी आप 100 में बेच रहे हैं, तो कुछ ना कुछ मेरा मार्केट तो खत्म कर दिया आपने ना, क्योंकि लोग तो वही बुक लेने आ रहे हैं जिसमें वो कंटेंट लिखा हुआ है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपको रोकेगा कौन? कोई नहीं।
जब तक कानून ना बना हो किसी चीज के लिए किसी को रोका जा सकता है? आप रोड पे चल रहे हैं, कोई आपको रोक सकता है, ओए रोड पे क्यों चल रहा है? हाँ या ना? बिल्कुल नहीं रोक सकता। कोई बोलेगा आप रोड पे क्यों चल रहे हैं? क्योंकि रोड पे चलना आपका राइट है, बशर्ते आप सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। आप बाइक लेकर के रोड पे जा रहे, ग्रीन लाइट है तो आप आगे बढ़ रहे हैं। कोई बोल सकता है ग्रीन लाइट में आगे क्यों बढ़ रहे हो? लेकिन अगर रेड लाइट में बढ़ रहे हैं तो कोई रोकता है या नहीं? ट्रैफिक वाले मामू क्यों रोकते हैं? क्योंकि उसके लिए नियम बना हुआ, और नियम कहता है कि जब रेड लाइट है तो आप क्रॉस नहीं कर सकते। कल को अगर रूल बन जाए कि रोड पे चलते हुए में जो है बिल्कुल इस तरीके से चलना रहेगा, जेब में हाथ डाल करके या स्टाइल में जो है वो नहीं चल सकते। पहले रूल नहीं था, आप स्मोक करते हुए रोड पे जा रहे, कोई नहीं पूछता था, कोई नहीं रोकता था। नए कानून आए 3 साल पहले, कहा गया कि आप पब्लिक प्लेस पे इस तरह चलते हुए स्मोकिंग नहीं कर सकते। करना है आप अपने घर में कीजिए। मतलब ये देखिए कि रूल आ गया तो वो चीज क्या हो गया? गलत हो गया। तो कहा गया कि पहले रूल तो बनाओ कि अगर किसी का कोई चीज है तो बिना उससे पूछे कोई इस्तेमाल नहीं करेगा। इसी चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें कौन सा एक्ट बनाना पड़ा? पेटेंट एक्ट। इन्वेंशन को क्या करने के लिए? प्रोटेक्ट करने के लिए। कॉपीराइट जैसे चीज, हमें पता है किन किन चीजों पे कॉपीराइट मिलता है, कौन सा एक्ट बनाना पड़ा? कॉपीराइट एक्ट। फिर हमने डिस्कशन किया था कि अगर आप कहीं पे कोई लोगो देखते हैं, कोई डिजाइन देखते हैं, यही वाला आपने लोगो देख लिया, क्या समझ जाते हैं कौन सी गाड़ी है? अगर आप ये वाला देखते हैं, कौन सी गाड़ी है? ऑडी। टिक देखते हैं, क्या कह देते हैं? आप सुनते आओ कुछ तूफानी करते हैं, क्या कह देते हैं? पागलपंथी भी जरूरी है, डर के आगे जीत है, सब क्लियर है। मैंने तो किसी कंपनी का नाम नहीं बोला, आप ही ने ना पीछे पीछे बोला। आखिर ये कैसे? कहा ये भी क्रिएटिविटी है, ये किसी ने क्या किया? बनाया। तो कहा अगर किसी ने बनाया तो नाइक नाम से चलो सब टी शर्ट बेचते हैं, नाइक कंपनी भी टिक लगा के बेचे, और हम आप भी। बलबीर द फैशन, बलबीरे जो है वो क्या कर रहा है? नाइक वाला जो है वो टी शर्ट बेच रहा है। मुझे एक चीज बताइए, क्या नाइक का ये टिक देखते ही हम इस कंपनी को नहीं रिजेंबल कर लेते हैं? उस क्वालिटी को रिजेंबल नहीं कर लेते हैं? जैसे आओ कुछ तूफानी करते हैं, वैसे ही जो है वो हम सब का वो ढकार हमें याद आने लगता है। नहीं, रिटर्न जो आता है उस तरह का जो है वो तीखापन या जो भी। तो आखिर हम बिजनेस को रिजेंबल कर रहे हैं। अब कोई कहता है कि चलो हम भी जो है यही नाम रखते हैं, तो लोग मिसलीड होंगे या नहीं होंगे? और जिसने अपना नाम और नेम और फेम इस मुकाम तक पहुंचाया, उसे फिर क्या मिला? इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने कौन सा एक्ट बनाया? ट्रेडमार्क एक्ट। ये सारे इंटेलेक्ट से बने हैं या कब्र खोद के कुछ निकाला है? तभी तो इसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। आज ब्रांड और मार्क देखिए कितना बड़ा है। अगर जंप करता हुआ पैंथर, पुमा, अगर वो दिख जाता है किसी भी कपड़े में, वैल्यू बढ़ जाता है। आज कहीं पे जो है वो टॉमी, हाई फिगर या हाई फिल्टर बड़े लोग पहनते, मेरे पास तो है नहीं, गरीब आदमी, तो जैसे ही वो देख लेते हैं टी शर्ट पे, दाम बढ़ जाता है उसका। यही टी शर्ट और यही फैब्रिक जो है क्या मिलता नहीं है? और देखिए अगर उस पर अगर ब्रांड नहीं है, टिक नहीं लगा हुआ है, आपको सेम फैब्रिक भी दिखेगा तो भी उसका उतना कॉस्ट नहीं होता है। कहीं ना कहीं फिटिंग, कहीं ना कहीं स्टाइल, कहीं ना कहीं किसी चीज को, और कहिए तो एक जो है वो स्टेटस को रिप्रेजेंट कर देता है। कहा यही तो ट्रेडमार्क है। और जब उस लेवल तक हम पहुंच गए, उसके बाद अगर कोई उसका यूज करने लगे तो मुझे प्रोटेक्शन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मैं नाइक कंपनी हूं, मैं रिबॉक कंपनी हूं, मतलब मैंने कंपनी को इस मुकाम तक पहुंचाया कि रिबॉक रिबॉक के नाम से जाना जाता है। अदरवाइज क्या मतलब रिबॉक का? कुछ नहीं, देखिएगा आगे बात करेंगे चीजों के बारे में। कहते कि ऐसे जब हम करते हैं तो उस केस में जो है क्या सेंस निकल करके आता है? जब हम इन चीजों के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में बस इतना ही आता है कि ये किसी क्वालिटी को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। तो हमने ट्रेडमार्क तक का सफर तय कर लिया था, खत्म हो गया था हमारा ट्रेडमार्क। और अब हम आ रहे हैं किस पे? अब हम आ रहे हैं अगले पे, जिसका नाम है डिजाइन। ध्यान से सुनिएगा कि ट्रेडमार्क से डिजाइन में जो हम इन कर रहे हैं उसके पीछे वजह क्या है। अब देखिए, हमने ट्रेडमार्क के सारे एस्पेक्ट देखे थे, सिर्फ एक चीज को छोड़ करके, वो हमारा क्या था? कैटेगरी ऑफ ट्रेडमार्क। और ये इंटेंशनली जो है वो छोड़ा हुआ था। क्यों था? वो इसीलिए क्योंकि जब पूरे ट्रेडमार्क को हम पढ़ लेते हैं तो उन ट्रेडमार्क को एक कैटेगरी में ला देते हैं। एक बार फटाक से मैं आपको ट्रेडमार्क थोड़ा सा याद दिला दूं, फिर इसके एस्पेक्ट पे आते हैं। कहा कि ट्रेडमार्क क्या हो सकता है?
तो ट्रेडमार्क कोई वर्ड हो सकता है, ट्रेडमार्क क्या हो सकता है, सिंबल हो सकता है, ट्रेडमार्क कोई फ्रेज हो सकता है। अभी मैंने नहीं बोला आओ कुछ तूफानी करते हैं, कोई लोगो हो सकता है, कोई डिजाइन हो सकता है। कहा ट्रेडमार्क बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है और एक ट्रेडमार्क दूसरे से क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए, तो वो ट्रेडमार्क कहलाएगा। कहा ठीक है। कहा अगर हम ट्रेडमार्क लेने जाएंगे तो, कहा अगर आप ट्रेडमार्क लेने जाएंगे तो जाइए, आपका स्वागत है, लेकिन जब आप इस ट्रेडमार्क को लेने के लिए जाइएगा तो ध्यान रखिएगा जितने भी तरह के गुड्स हैं और जितने भी तरह के जो है हमारे सर्विसेज हैं उनको हमने कैटेगराइज किया हुआ है। क्या किया हुआ है, कैटेगराइज किया हुआ है। गुड्स को हमने कैटेगराइज किया है कितने क्लास में, 34 क्लासेस में, और सर्विसेज को कितने, 11 क्लासेस में कैटेगराइज किया हुआ है। इसका मतलब आप कोई भी सामान बोलिएगा तो वो कितने कैटेगरी में आएगा, इसी 34 क्लासेस में। हो सकता है आप दवा लेने के लिए आएंगे तो दवा एक ही है, लाखों तरह की दवाई है, लेकिन एक क्लास क्या हो गया, दवाई, मेडिसिन। ऐसे ही आप अगर प्रोडक्ट के लिए हैं तो इन्हीं 34 में से कोई ना कोई क्लास होगा। और याद रखिए अगर एक क्लास का प्रोडक्ट है तो कभी उस पर जो है वो एक जैसा जो है आपको ट्रेडमार्क नहीं मिलेगा। इसका मतलब अगर क्लास बदल जाए, एक क्लास और अलग अलग प्रोडक्ट, ये बात समझ में आ रही है। मेडिसिन, उसमें लिवोसेट सिप्ला कंपनी भी बनाई लिवोसेट्राजिन पे, कोई और कंपनी भी बनाई, दोनों तो मेडिसिन में ही आए। दोनों कहता है, सिप्ला कंपनी भी कहता है मुझे जो ट्रेडमार्क दिया, कल को कोई और कंपनी आता है वो कहता है मेरा नाम भी सिप्ला रखो, मैं भी सिप्ला नाम से बेचूंगा। बोला गया कि नहीं, आप सिप्ला नहीं हो सकते क्योंकि आप किस क्लास में हैं, मेडिसिन में, सेम क्लास में। तो एक जैसा ट्रेडमार्क, और एक जैसा ट्रेडमार्क क्या, आप नेम भी एक नहीं रख सकते क्योंकि नेम भी क्या है, ट्रेडमार्क है। ना लोगो एक जैसा हो सकता है, ना डिजाइन, ना एक जैसा पंचलाइन हो सकता है जो हम लोग फ्रेज कहते हैं। कहा कुछ भी एक जैसा नहीं हो सकता है। कहा ठीक है। और कहा अगर क्लास अलग अलग है तो, कहा कि क्लास अलग अलग है तो हो सकता है। इसका मतलब अगर सिप्ला जो है वो दवाई में है तो सिप्ला क्लोथ्स में भी हो सकता है, एज पर लॉ यस। लेकिन फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था एक हादसा हुआ और हम हादसों से ही सीखते हैं। एक केस आया हमारे सामने और वो था सोनी कावासाकी और सैमरू का। उसमें एक कंपनी सैमरू ने एक प्रोडक्ट बनाया, सोनी नेल पॉलिश। अब कहा कि सोनी कंपनी किसमें डील करती है, जल्दी जल्दी बताइए। सोनी कंपनी किस, इलेक्ट्रॉनिक्स में, अलग क्लास, नेल पॉलिश ये भी एक ही क्लास हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स और नेल पॉलिश एक ही क्लास होगा, एक ही ग्रुप में होगा। भाई इसे तो कोई भी बता देगा अलग अलग क्लास है, ये कॉस्मेटिक्स में हो गया आपका। कहा ये दोनों अलग अलग क्लास है। कहा अगर दोनों अलग अलग क्लास है तो, कहा एक जैसा मिल सकता है, और इसीलिए सोनी नेल पॉलिश के नाम से प्रोडक्ट बेचा और कहीं ट्रेडमार्क का इंफ्रिंजमेंट नहीं माना गया। लेकिन फिर मैंने आपको क्या बोला, जिस समय जो लॉ बना रहा था उसी के अकॉर्डिंग हम जजमेंट सुनाते हैं। हमें लगा कि हमने नियम और कानून जो बनाए उसमें कुछ कमी है, लेकिन मैंने आपको बोला ना पहले जो लॉ बना हुआ था उस पर पनिशमेंट मिलेगा। ये नहीं कि आज क्राइम हुआ है और आप उसके बाद नियम बना करके पनिश करेंगे, बिल्कुल ही नहीं। अगर किसी को पनिश करना है तो उस समय जो लॉ एप्लीकेबल है उसके बेसिस पे उसे सजा मिलेगी। भले आपने आंखों से देखा है कि वो ऐसा कर रहा है, लेकिन उसके लिए कानून नहीं बना हुआ है तो उसे सजा नहीं मिलेगी। फिर इसमें चेंज किया गया और कहा गया कि लोग तो मिसलीड नहीं होंगे, लोगों के दिमाग में एक बार को नहीं आएगा कि सोनी कंपनी ने क्या बनाया है, नेल पॉलिश, ये तो बहुत रिप्यूटेड कंपनी, देखिए सोनी का ही हमारा कैमरा है। कह रहे हैं कि हमें क्या सेंस आएगा कि ये तो वही उतनी अच्छी कंपनी है। तब उन्होंने जो है वो इसमें बदलाव लाया और बोला कि अगर कोई पहले से एक क्लास में तो कभी एक जैसा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर अलग अलग क्लास में हो, अलग अलग तरह का प्रोडक्ट हो तो भी नहीं मिलेगा। अगर पहला प्रोडक्ट क्या हो, वेल नोन ट्रेडमार्क हो, पहले से पॉपुलर हो और आप उसके पॉपुलरिटी का क्या उठाना चाहते हैं, फायदा उठाना चाहते हैं। तो समय बदला, अमेंडमेंट आ गया। फिर हमने देखा कि किस किस तरह के जो है वो ट्रेडमार्क को रजिस्टर नहीं किया जाएगा। सिंपल सा चीज है, आपने कोई ट्रेडमार्क लिया जिससे रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट कर रहे हैं, या किसी का चोरी किया हुआ ट्रेडमार्क है, किसी से मिलता जुलता ट्रेडमार्क है, कंफ्यूजिंग है, तो ऐसे केस में उस पर ट्रेडमार्क मिलेगा नहीं, ट्रेडमार्क नहीं मिलेगा। एक बार ट्रेडमार्क ले लिया कितने दिनों तक वैलिड रहेगा, कहा गया कि 10 साल तक। अच्छा, पेटेंट कितने साल के लिए, 20 ईयर्स के लिए। कॉपीराइट प्लस 60 ईयर्स इन जनरल। कहा गया कि इस केस में क्या है, वहां तो हम देखते थे कि पेटेंट में क्या जाता है, रॉयल्टी। ध्यान से सुनिएगा, जो हमारा येलो कलर का बल्ब था, वो बल्ब हमारा जो था 10 रुपए में आज मिल रहा है। क्यों? क्योंकि इसे इन्वेंट किया था थॉमस अल्वा एडिसन ने, अगर कहीं कुछ ध्यान हो।
बहुत साल हो गए, अब उस पर कोई रॉयल्टी नहीं जाती, इसलिए सस्ता है। आज एलईडी बल्ब महंगा क्यों है? अभी 3 ही साल हुए इसको इन्वेंट हुए। जिन्होंने एलईडी बल्ब का आविष्कार किया था उन्हें नोबेल प्राइज मिला था 3 साल पहले। तो उन्होंने जो इन्वेंट, फिजिक्स का नोबेल प्राइज उनको ही मिला था, मैं नाम भूल रहा हूं, एलईडी के लिए ही मिला था। तो अभी तो 3 ही साल हुआ है। अभी सूर्या हो, चाहे सिस्का हो, चाहे ओरिएंट हो, चाहे फिलिप्स हो, जो भी ये बना रहे हैं उस पर्सन के पास इसका क्या जा रहा है? रॉयल्टी। इसीलिए महंगा है। आप इसीलिए देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स चीज आए दिन सस्ता हो रहा है, चावल दाल महंगा हो रहा है। रीजन यह है कि उस पर रॉयल्टी जैसा हिस्सा क्या होता जा रहा है? खत्म होता जा रहा है। उसके बाद कोई भी उसे बना सकता है बिना क्या दिए हुए? रॉयल्टी दिए हुए। कहा कि वो तो समझ में आ गया कि पब्लिक के लिए अच्छा है, 20 साल तक उसने रॉयल्टी लिया, अब तो पब्लिक को सस्ता चीज लेने दो। लेकिन ट्रेडमार्क जरा सोच करके देखिए, नाइक 10 साल में एक मुकाम तक पहुंची कि टिक का मतलब लोग क्या समझने लगे? नाइक समझने लगे। इस छल्ले का मतलब लोग क्या समझने लगे? इसके लिए समय लगा या नहीं लगा? और जब समय लगा, जब वो उस मुकाम पे पहुंच गए, तो मारुति भी छल्ला लगा के घूमे, हुंडई भी घूमे। तो मुझे बताइए, क्या उस छल्ले का कोई सेंस रह गया? इस स्टार का, मर्सिडीज का जो ये स्टार है, इसका कोई मीनिंग रह गया? सब लगा, बजाज भी बनाए अपना और लगा लगा के बाइक पे जो है वो लगा हुआ रही है मर्सिडीज का स्टार। कहा नहीं, फिर क्या करें? कहा कि आप ही ने तो नियम बना दिए 10 साल। कहा कि 10 साल के लिए वैलिड रहेगा, बट आप इसको रिन्यू कर सकते हैं कितने बार? जितने बार मर्जी उतने बार कर सकते हैं। इस पे कोई लिमिटेशन नहीं होता। और बात भी सही है कि ट्रेडमार्क जितना पुराना होता है तभी तो उसे कहते हैं ब्रांड बनता है। जितना पुराना होता गया उतना अच्छा ब्रांड बनता गया। ये नहीं कि कुछ दिन के बाद सब जिसको मर्जी वो नाइक का टिक लगा लगा के घूमेगा, बिल्कुल ही नहीं। या मारुति का कंपनी वो छल्ला लगा करके और वो स्टार लगा के घूमेगी। फिर हमने देखा इंफ्रिंजमेंट का क्या मतलब होता है। सिंपल सी बात है, जिसका सामान है उसके अलावा अगर उस मार्क को उसने लगाया तो क्या माना जाएगा? इंफ्रिंजमेंट। या मैंने आपको अगर राइट दिया है तो लगा करके आप घूमिए, उसके अलावा अगर कोई उसका इस्तेमाल कर रहा है तो क्या माना जाएगा? इंफ्रिंजमेंट माना जाएगा। दुकानों में अभी आप जो देखते हैं जनपथ में या कमला नगर वगैरह अगर जाएंगे या लाजपत नगर, तो इन जगहों पे, सरोजनी नगर मार्केट, दुकानों में, मैं शोरूम की बात नहीं कर रहा हूं, रोड पे देखिएगा तरपता रहता है नाइक का टी शर्ट 100 रुपए में लुढ़क रहा होता है, कभी इधर से कभी उधर से। रिबॉक का टी शर्ट एकदम कोने में घुसा रहता है, और रियल में वो है रिबॉक का नहीं, वो नाइक का नहीं है, वो लोकल लोगों ने बनाया, कंपनी ने बनाया, और उस पर अपना नाम नहीं लिख करके क्या लिख दिया? बेनेटन, यूएसआई, रिबॉक। और ये, और हमें भी क्या दिक्कत है, किसी का कपड़ा देख करके कोई जो है वो क्या करता है, अच्छा इनका क्लॉथ थोड़ा सा काटो यहां से, और इसको भेजेंगे लेबोरेटरी में कि इन्होंने जो लिखा हुआ है कि ये नाइक का है, ये सही में नाइक का है या झूठा पहन के घूम रहे। क्या ऐसे कोई हमारे कपड़े को इंस्पेक्ट करता है? बस जो दिखा आपने उसे देख लिया, देखने में अच्छा लगा, आपने पहन लिया, और उस पर नाइक वगैरह है तो और अच्छी बात है। तो कह रहे हैं कि लोग तो सीधे उसे पहन करके घूम रहे, तो ऐसे में मार्केट किसका खराब हो रहा है? नाइक का, रिबॉक का। कहा इन्हीं चीजों को हम क्या कहते हैं? इंफ्रिंजमेंट। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के प्रचार के लिए सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, आपने जो है वो सामान खरीदा बेचने के लिए, लाइसेंस लिया हुआ है, किस कंपनी का? पूमा का, नाइक का, वर्साचे का, मुफ्ती का, बड़े सारे कंपनी का। और उसके बाद आप उन चीजों को अपने दुकान में क्या करने जा रहे हैं? बेचने जा रहे हैं। उन चीजों को जब आप अपने दुकान में बेचने जा रहे हैं तो करते क्या हैं? अपने दुकान के आगे बोर्ड लगाया, उस पे पूमा का जंप करता हुआ पैंथर, रिबॉक वाला वो सिंबल बना दिया, नाइकी का सिंबल बना दिया। अगर ऐसा किया तो क्या आपने कुछ इंफ्रिंजमेंट किया है? नहीं। आप ये कहां कह रहे हैं कि आप इन कंपनीज के मालिक हैं? आप तो कह रहे हैं कि ये सारे प्रोडक्ट आपके कहां पे हैं? दुकान में। और सही में वही प्रोडक्ट है, आपने उन कंपनी से खरीदा हुआ है। तो ऐसे अगर जेन्युइन चीज के लिए आप वो दिखलाते हैं तो वो ट्रेडमार्क का इंफ्रिंजमेंट नहीं है। जैसे मैंने बोला, यही हमारी क्लासेस जो है, ये आपकी क्लासेस जो है वो 100 के आसपास सेंटर्स पे जाती है। जो क्लासेस आपकी यहां चल रही है, ये क्लासेस जब वहां जा रही तो वहां भी लोगों ने जो है वो आईजीपी का लोगो बनाया हुआ है। जो लोगो आप यहां आईजीपी का देखते हैं बाहर बोर्ड पे और बाकी जगहों पे, वही उनके भी जो है वो फ्रेंचाइजी जो हमारे उनके बाहर है। तो इसका मतलब क्या वो इंफ्रिंजमेंट कर रहे हैं? नहीं, उन्होंने फ्रेंचाइजी लिया हुआ है, इसलिए वहां पे उन्होंने क्या लिखा हुआ है? वो लोगो बनाया हुआ है। फिर हमने यहां पे देखा था कि कलेक्टिव ट्रेडमार्क क्या होता है। हमने क्या बोला था? ट्रेडमार्क का इस्तेमाल कौन करे? जिसका है वो करे या पूरी बारात करे? लेकिन अब देखिए, कुछ ऐसे ट्रेडमार्क होते हैं जिसका इस्तेमाल, ध्यान से सुनिएगा, एक खास तरह का लोग कर सकते हैं।
एक नहीं, एक खास तरह की कम्युनिटी उसका क्या कर सकती है, इस्तेमाल कर सकती है। अनफॉर्चुनेटली आज मैं नहीं पहना हूं। अगर आपको कल ध्यान होगा, जो लोग कल सेमिनार में थे, तो कल मेरे पास जो था वो लोगो वाला था, जो सिर्फ सीएस में हूं, मेंबर हूं, इसीलिए मैं वो टाई पहन सकता। अभी आप वो टाई नहीं पहन सकते। उसमें जो है वो हम सीएस हैं, तो हमारे लिए एक लोगो ट्रेडमार्क है हमारा। सिर्फ वो मैं ही नहीं लगा सकता, हमारे विशाल सर भी लगा सकते हैं, जो भी कंपनी सेक्रेटरी वो लगा सकता है। मैं चार्टर्ड हूं तो मैं चार्टर्ड वाला भी लगा सकता हूं, लंदन वाला। हाँ, इसका तो सिर्फ मैं ही नहीं, जो भी जो है ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड सीएस हैं, जो ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड सीए हैं, सीएमए हैं, वो सीए वाला, सीएमए है तो सीएमए वाला। एडवोकेट, बार काउंसिल का जो आप देखते हैं, सारे एडवोकेट लगा सकते हैं, अपने कार में भी लगाते हैं, या जो है वो अपने जो है वो किसी भी तरह के क्लोथ्स या बाकी पे लगा सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव। क्यों बोला कलेक्टिव ट्रेडमार्क? क्योंकि इसे एक नहीं बल्कि एक साथ बड़े सारे लोग लगा सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, इसमें भी क्लास दिया हुआ, यह नहीं कि कोई भी क्या करेगा, लगाना शुरू कर देगा। सर्टिफिकेशन ट्रेडमार्क, और मैंने यहां पे आपको एक खास टिक लगवाया था, और मैंने आपको बोला था ये आपके सिलेबस में हल्का सा दिया हुआ, और मैंने आपको पहले ही बताया कि जिन चीजों को मैं बोलूं कि याद करके आप कॉपी पे लिखेंगे, उसे जरूर लिखेंगे और ध्यान भी रखेंगे एग्जाम के लिए। क्योंकि मैंने आपको बोला है कि मैं आपको कॉपी भी दिखलाऊंगा, कल भी दिखलाया था, फिर आपको दिखाऊंगा कि कॉपी वगैरह कि कैसे कॉपी में जो है वो मार्किंग करते हैं, और किस तरीके से आपके सिलेबस में थोड़ा सा लिखा हुआ है तो उस पर क्वेश्चन पूछ देते हैं। और आपको वो मेल भी शेयर करूंगा कि किस तरीके से बच्चा कितना भी रोता पिटता रहता है कि ये तो हमारे स्टडी मैट में दिया हुआ ही नहीं है, ये तो वहां है ही नहीं, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि थोड़ा सा जिक्र किया हुआ है, आपको उसे क्या करना रहेगा, इलैबोरेट करना रहेगा। बस इसी जगह पे टीचर काम आते हैं। अदरवाइज तो जो दिया है वो जय माता की, आप बस रट्टा मारिए और उसको तैयार कर लीजिए। तो सर्टिफिकेशन ट्रेडमार्क से पहले कलेक्टिव ट्रेडमार्क या सर्टिफिकेशन ट्रेडमार्क क्या होता है? ये एक ऐसा ट्रेडमार्क है जो बड़े सारे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हम लोग को बड़ा मजा आएगा जब हम लोग लिख देंगे कंपेयर सर्टिफिकेशन ट्रेडमार्क एंड कलेक्टिव ट्रेडमार्क, या डिस्टिंग्विश बिटवीन कलेक्टिव ट्रेडमार्क एंड सर्टिफिकेशन ट्रेडमार्क। तो देखिए सर्टिफिकेशन ट्रेडमार्क क्या है। कहते हैं सर्टिफिकेशन ट्रेडमार्क का मतलब है कि इसका भी इस्तेमाल बड़े सारे लोग कर सकते हैं। कहा तो फिर कलेक्टिव ट्रेडमार्क कौन सा बुरा था? का आप नहीं समझे। कलेक्टिव ट्रेडमार्क में हमने बोला एक खास ग्रुप इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसमें कहते हैं कि कोई ग्रुप नहीं है जो उस क्वालिटी को जो है वो दिखलाएगा, वो सारे के सारे लोग कर सकते हैं। यहां पे तो साफ था, सीए है तो करेंगे, सीएस है तो वो ट्रेडमार्क का यूज करेंगे, एडवोकेट है तो करेंगे। यहां बोला ना सीए ना सीएस, कुछ भी नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, कोई भी बस उस क्वालिटी को क्या करे, मेंटेन करे। जैसे गुणवत्ता की पहचान, आईएसआई मार्क का निशान, याद है पिछले क्लास में दिखलाया भी था मार्क कि कैसा आईएसआई मार्क होता है, अगर आपको ध्यान हो, कुछ ऐसे करके बंद जैसा और ये रहता है। तो वो आईएसआई मार्क एक जगह नहीं, आप स्विचेस पे देखिए, एंकर कंपनी भी यूज करती है, हेवल्स में भी रहता है, फैन में भी जो कंपनी उस स्टैंडर्ड को पहुंच गई है उसके उस सामान में रहता है। हम जो इस तरह का ग्रीन और रेड वाला जो है हम सिंबल देखते हैं, ध्यान है कुछ, किस चीज के लिए, वेज और नॉन वेज के लिए। कोई एक कंपनी यूज करती है? नहीं, बहुत सारे कंपनी यूज करती है। तो जिसका भी जो है वो प्रोडक्ट क्या है, वेज है, वो क्या करेगा, ग्रीन वाला, और जिसका नॉन वेज है वो कौन सा वाला, स्टार मार्क, जो स्टार 5 स्टार 3 स्टार लगा हुआ रहता है आपके जो है वो एसी पे, फ्रिज पे, क्या वो कोई एक कंपनी करती है? जो कंपनी उतना एनर्जी सेव करेगी वो 5 स्टार लगाएगी, जो उससे कम करेगी वो कितना लगाएगी, 4 स्टार। तो ये एक कंपनी ने, एलजी भी लगा सकती है, सैमसंग भी लगा सकता है, फिलिप्स भी लगा सकता है। उसको कौन सा मार्क्स कहते हैं, सर्टिफिकेशन ट्रेडमार्क। तो यहां तक का सफर हमारा पहले से तय किया हुआ था पिछले एपिसोड में। अब ये लास्ट पॉइंट इसीलिए मैंने छोड़ा था क्योंकि जब हम सारे चीज को पढ़ लेते तो ऑटोमेटिकली ये हमारा हो जाता है, और जबकि आप अपने स्टडी मैट में देखिए तो सबसे पहले ये दिया हुआ है। और जब आप इस चीज को शुरू में पढ़ रहे होते हैं तो आपको थोड़ी दिक्कत होती है। क्यों दिक्कत होती है? क्योंकि तब लगता है कि एफर्ट लग रहा है, और मैंने पहले ही बोला दिमाग में एफर्ट नहीं। अगर यहां पे चीजों को रटना पड़ रहा है तो कभी पास नहीं करेंगे। 4 पेपर 8 पेपर रट करके नहीं कर सकते। समझा हुआ है तो आप कितने भी पेपर निकाल सकते हैं, बस क्लैरिटी रहनी चाहिए। चलिए, अगर हम वर्ड यूज करते हैं कैटेगरी ऑफ ट्रेडमार्क, यानी जो ट्रेडमार्क पढ़ा है उसी को हम क्या कर रहे हैं, कैटेगराइज कर रहे हैं। जेनेरिक, यूजिंग द नेम ऑफ प्रोडक्ट फॉर द प्रोडक्ट लाइक सॉल्ट फॉर सॉल्ट। जैसे
आप जब कहते हैं टाटा सॉल्ट, तो ये ट्रेडमार्क है या नहीं? क्या सारे कंपनी बेचेगी टाटा सॉल्ट के नाम पे? लेकिन उसमें साथ में सॉल्ट लगाया या नहीं लगाया? इस तरह के ट्रेडमार्क को क्या बोलते हैं? जेनेरिक। क्या बहुत टफ चीज हो गया ये? अब बताना आसान है क्योंकि हम ट्रेडमार्क की सारी कहानी जानते हैं। टाटा सॉल्ट, टाटा, निरमा शुद्ध नमक, निरमा सॉल्ट, तो हर कोई अपने नाम से, लेकिन इसका तो ये नहीं कि आप भी निरमा सॉल्ट बना लेंगे, आप भी टाटा सॉल्ट लिखेंगे। सॉल्ट आप लिख सकते हैं। तो इसीलिए जब उस आइटम को अपने नेम के साथ जोड़ लिया तो उसको क्या कहते हैं हम? जेनेरिक, कि जो रियल नेम है उसके साथ ही मार्क लगाया। डिस्क्रिप्टिव, यानी कि जब आप ऐसा ट्रेडमार्क रखते हैं जो उस चीज को डिस्क्राइब कर रहा हो, ऐसा ट्रेडमार्क जो उस चीज के नेचर को क्या कर रहा हो? डिस्क्राइब कर रहा हो। जैसे लाइक यूजिंग मार्क फेयर फॉर व्हाट? फेयरनेस क्रीम। कोई भी कंपनी पॉन्ड्स फेयरनेस क्रीम कुछ भी लगा ली, जिसका भी सीनियर आपका कौन कौन सा नहीं पता मुझे कॉस्मेटिक्स का ज्यादा। जॉनसन्स पहले बिटिया का देखता था, वो भी मना किया क्योंकि जॉनसन्स में गड़बड़ी निकली। निविया कंपनी का फेयरनेस क्रीम आता है, पॉन्ड्स का आता है। तो सब जो है जब फेयर वर्ड कहते हैं तो उससे वो क्या बोलते हैं? जो ऐड आता रहता है, 7 दिनों में गोरी सच्ची तो मुच्ची आयला, नहीं बोलता रहता है वो ऐड वगैरह। तो सब जो है फेयरनेस क्रीम जब बेच रहे हैं तो आगे में क्या लगा रहे हैं? फेयर। ये क्या बता रहा है? प्रोडक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? डिस्क्रिप्टिव। सजेस्टिव। सजेस्टिव का मतलब है कि इसमें और इसमें बस माइन्यूट सा अंतर है, ध्यान से समझिएगा। सजेस्टिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये क्या कर रहा है? डिस्क्राइबिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे हैबिटेट होम फर्नीचर के केस में, इसका मतलब हुआ कि अगर आप होम फर्नीचर या इस तरह के कोई भी प्रोडक्ट कहते हैं तो वहां पे हैबिटेट वर्ड का मतलब होता है, ध्यान से, हैबिटेट का मतलब होता है आशियाना, रहने का ठिकाना, जहां लोग रहते हैं। जैसे वाइल्ड लाइफ भी जहां रहते हैं, मतलब जंगली जानवर, उसको भी हैबिटेट कहते हैं। अगर कोई झोपड़ी में रहता है तो उसको भी हैबिटेट कहते हैं। तो अगर किसी जगह हैबिटेट लिखा हो तो इसका मतलब वो कह रहा है कि घर से रिलेटेड चीज है, इसीलिए वर्ड क्या लगा दिया? हैबिटेट। तो सजेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्ट, और यहां पे डिस्क्राइबिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स। क्रीम का कैरेक्टरिस्टिक्स बतला रहा है कि इसको लगाएंगे तो आप गोरे हो जाएंगे, लेकिन ये नहीं कह रहा है कि इस लकड़ी को लगाएंगे तो ये हो जाएगा। ये कह रहा है लकड़ी के सामान और फर्नीचर की जब बात करते हैं तो उसमें क्या वर्ड यूज करते हैं? हैबिटेट। क्योंकि घर के लिए जो भी चीज होता है उसके लिए वर्ड यूज क्या होता है? हैबिटेट। चाहे वो जानवरों का घर हो, चाहे वो झोपड़ी वाला घर हो, चाहे बड़ा सा घर हो। तो ऐसे ट्रेडमार्क को हम क्या बोलते हैं? सजेस्टिव, जो उस चीज को क्या करे? सजेस्ट करे। फर्नीचर, फर्नीचर यानी कि घर से रिलेटेड चीज, हैबिटेट। आर्बिट्ररी। आर्बिट्ररी का मतलब होता है जिसका अपना तो मतलब होता है लेकिन प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है। जैसे मोबाइल के लिए एप्पल, एप्पल का कुछ मतलब होता है या नहीं? हां, सेब बड़ा महंगा हो गया, अभी तो सस्ता वाला भी अब आना शुरू हो गया, लेकिन वो पूछने जाइए तो बोलता है साहब ये खट्टा मीठा होगा। अभी जो नया सेब आ रहा है, अब जब आप उसे खरीदने जाते हैं तो पहले ही बता देगा, अगर आपके पहचान का दुकानदार है, कि ये जो है वो थोड़ा क्या है? खट्टा मीठा नेचर का है। तो एप्पल का मतलब तो हमें पता है, लेकिन मोबाइल के लिए एप्पल का क्या मतलब हुआ? कोई सेंस नहीं है। ब्लैकबेरी कुछ मतलब है या नहीं? फ्रूट्स है ब्लैक, लेकिन ब्लैकबेरी नाम जो है आप सुने हैं मोबाइल का होता है या नहीं? तो मोबाइल के लिए ब्लैकबेरी आर्बिट्रेरी है या नहीं? तो ऐसे मार्क को हम क्या बोलते हैं? आर्बिट्रेरी, ऐसे ट्रेडमार्क को। इन्वेंटेड और क्वाइंड। क्वाइंड का मतलब कुछ नहीं होता है, एक वर्ड है। क्वाइंड का होता है जैसे क्वाइंड को बनाते हैं ना, वैसे ही कह रहे हैं कि इन्वेंटेड मतलब आपने इसे बनाया है। क्या बनाया है? इन्वेंशन है? नहीं, ये वर्ड नहीं है कुछ ऐसा, ना डिक्शनरी का वर्ड है ना कुछ और, आपने बस मिला जुला करके कुछ दे दिया। जैसे एडिडास, कहते हैं कि कुछ ऐसा कुछ डिक्शनरी में कुछ मतलब नहीं, बस आपने क्या कर दिया? नाम रख दिया। कुछ भी आप रख दीजिए, चिंचो, आपकी मर्जी, कल को चल जाए तो यही बहुत बड़ा हो जाएगा। तो डिक्शनरी में कोई मतलब नहीं, लेकिन वो क्या हो जाएगा? लेकिन वो क्या हो गया? इन्वेंटेड। तो देखिए, जेनेरिक का मतलब जहां पे सामान के किसके साथ? प्रोडक्ट जो है उसके साथ कुछ लगाया तो उसको जेनेरिक कहते हैं।
टाटा सॉल्ट, या फिर आपका जो है वो सर्फ वगैरह में हम जो अलग अलग नाम कह देते हैं, वॉशिंग पाउडर के साथ जो कह देते हैं निरमा वॉशिंग पाउडर, तो ये वॉशिंग पाउडर देखिए, वॉशिंग पाउडर साथ में लग गया ना, टूथपेस्ट से पहले कॉलगेट टूथपेस्ट, तो जो साथ में लगा दिया वो क्या हो गया, जेनरिक हो गया। जब हमने प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करके किया तो वो क्या हो गया, डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं, सजेस्टिव, कि जब भी आप कोई चीज बोले तो वो उसी तरफ जाए, क्योंकि वो ठिकाना है सबका, तो उसको क्या कह देते हैं, उसको सजेस्टिव हम कह देते हैं। आर्बिट्रली, भले उस वर्ड का अपना मतलब हो लेकिन उस प्रोडक्ट से रिलेटेड उसका कोई सेंस नहीं होता है। जैसे हमने बोला फोन के लिए एप्पल, ब्लैकबेरी है मतलब, लेकिन फिर भी फोन के लिए उसका क्या सेंस हो गया, इन्वेंटेड, कोई मतलब नहीं, बस हमने बोल दिया तो बोल दिया, मार्केट में पॉपुलर हो गया। तो ये हुआ आपका क्या, कैटेगरीज ऑफ ट्रेडमार्क। फटाक से डन कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। चाहिए, आपके एफर्ट बहुत कम हो जाएंगे नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स, जब आपके पास बुक सामने रहेगा, क्योंकि उसमें सिर्फ उन पोर्शन को हम लिखेंगे। लेकिन फिर भी आपको हर दिन एक अपना कॉपी लेके आना है, जैसे बताया, एक होमवर्क की कॉपी। जो नए बच्चे हैं क्लास के बाद जो है वो मुझसे तरीका समझेंगे कि होमवर्क कॉपी और कौन सी कॉपी कैसे मेंटेन करेंगे और कैसे चीजों को करेंगे, कब मुझसे पूछ सकते हैं चीजों को, घर पे कौन सा टाइम रहेगा, आप मुझे कॉल कब कर सकते हैं, हाफ एन आवर्स का एक टाइम आपको मिलता है स्लॉट, जिसमें आप घर से भी मुझसे बात कर सकते हैं। ये सारी चीज करेंगे बाद में।
डन, बढ़े आगे। अब देखिए हम लोगों ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पढ़ना शुरू किया, बड़े सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बनाए गए। इरादा एक ही था, ह्यूमन बीइंग ने अपने इंटेलेक्ट से अगर किसी चीज को बनाया है तो उस पर उसे क्या मिले, प्रोटेक्शन मिले। इसके लिए हमारे कोर्स में 5 एक्ट, कौन कौन सा, पेटेंट पढ़ लिया, कॉपीराइट पढ़ लिया, ट्रेडमार्क पढ़ लिया। अब देखिए इसके बाद की कहानी क्या आती है वो सुनिए। यहां से अब एक अलग इशू आना शुरू हुआ, और वो इशू क्या था वो देखिए। हमने ट्रेडमार्क बनाया और क्या किया, हमने कहा कि कोई भी किसी के ट्रेडमार्क को यूज नहीं करेगा, क्योंकि अगर करेगा तो उसके लिए हमने क्या बना दिए, एक्ट बना दिया, और इसमें आपके जो है पनिशमेंट और सारे प्रोविजन डाल दिए। लेकिन जरा सोचिए, कोई भी जो है इन चीजों का इस्तेमाल अपने कार में करेगा, कौन सिर्फ करेगा, इसे कौन करेगा, और इसे मर्सिडीज। क्या मारुति भी ये लगा करके घूमे? अगर घूमा तो हमारे पास ट्रेडमार्क एक्ट बने हुए, उसके अकॉर्डिंग हम उसको पेनलाइज करेंगे। कहा ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। शूज में कोई भी जो वो जंप करता हुआ पैंथर वाला स्टिकर लगा के बेच सकता है, हाँ या ना? नहीं। क्या कोई भी जो अपने कैमरे पे सोनी का ये लिख करके बेच सकता है? क्या कोई भी जो है वो अपना जब एसी बेच रहा होगा तो वही डाइकिन या फिर एलजी या सैमसंग लिख करके बेच सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि आपने उसको कहां प्रोटेक्ट किया, ट्रेडमार्क में। लेकिन अब देखिए हुआ क्या, हमारे देश में सबसे खतरनाक या पूरे ब्रह्मांड में सबसे खतरनाक प्राणी आपको पता है कौन है? कौन? हम ही हैं, ह्यूमन बीइंग। इंसान जो है वो सबसे खतरनाक प्राणी है। इन्हीं को लेकर के जो है वो दूसरों को भी खतरा है, और ये अपने लिए भी खतरा है, खुद खतरा है। कह रहे कि जब ये एक्ट बना तो लोगों ने क्या किया वो देखिए। मारुति ने बोला कि ये छल्ला लगा करके ना बेचूंगा अपनी गाड़ी, ये वाला स्टार लगा करके नहीं बेचूंगा, ये सोनी जो है वो लिख करके नहीं बेचूंगा। लेकिन जो मॉडल है मर्सिडीज का, बिल्कुल डिट्टो कॉपी करके बेचूंगा मारुति सुजुकी। यही वाला मॉडल जो ऑडी का है, डिट्टो वही मॉडल बना करके उस पे लिखूंगा हुंडई, उस पे लिखूंगा सेंट्रो, उस पे लिखूंगा ऑल्टो। तो अब एक ही बात, ऑल्टो है ना, गाड़ी है, मेरे पास नहीं है, मैं तो गरीब आदमी, साइकिल भी नहीं है। अब देखिए, अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो इस केस में मुझे बताइए, अब आप क्या करेंगे? जब तक लॉ नहीं बनाएंगे कैसे प्रोटेक्शन देंगे? आपने तो बोला कि भाई ट्रेडमार्क वो नहीं लगाना है तो नहीं लगाएंगे, लेकिन इतने अच्छे अच्छे शूज हैं, शूज का डिजाइन देखते हैं, सैंडल का डिजाइन, ऑर्नामेंट्स में डिजाइन होते हैं, नहीं होते हैं? कहा उस पे तनिष्क लिख करके कोई नहीं बेचेगा, पीपी ज्वेलर्स लिख करके नहीं बेचेगा, कल्याण ज्वेलर्स लिख करके नहीं बेचेगा। लेकिन वही वाला डिट्टो कॉपी मार दिया तो आप इसलिए जाइएगा ना दुकान में, तनिष्क फोटो खींचने नहीं देता है, बिल्कुल अलाउड नहीं है कि आप फोटो खींचिए, कि दिखला रहा हूं, पूछ रहा हूं, तो नहीं करने देते हैं। अब डिपेंड करता है, अब मैं जाता हूं गरीब जैसे बोलता हूं, हाथ जोड़ रहा हूं, थोड़े ही पैसे हैं, देखने दो, बिना दिखाए ले जाऊंगा तो बीबी बहुत मारेगी, तो ऐसे ऐसे बोलता हूं, तो बोलते ठीक है खींच ले, खींच के व्हाट्सएप कर देता हूं। अगर गलती से कभी खरीदा तो पैसे तो है नहीं, किसी ने दिए खरीदा तब की बात कर रहा हूं। कहने का मतलब वो नहीं खरीद करने देते हैं। ऐसा क्यों? पता चला कि आप वैसा ही बनवा लेंगे अपने बगल वाले सुनार से, डिजाइन वही। कहा कि इसको अब कैसे करें, तो वर्ड आया ना डिजाइन, तो उन्होंने कहा ये इंटेलेक्ट से, ह्यूमन बीइंग के इंटेलेक्ट से आता है या एनवी बन जाता है? शूज का एक से एक डिजाइन आप देखते हैं, सैंडल का एक से एक डिजाइन देखते हैं, एसी का, पंखे का देखिए कितने डिजाइन आप देख रहे होंगे, फैन का, हमारे यहां तो सिंपल वाला फैन लगा हुआ है, लेकिन देखिए धुनी जो ऐड करते रहते हैं, और सब सचिन ऐड करते हैं, ल्यूमिनस, ये सब कितने तरह के डिजाइनर फैन, ये सब। अरे भाई ल्यूमिनस लिख करके नहीं बेचेगा लोकल कंपनी, लेकिन लोकल कंपनी भी वही वाला डिट्टो कॉपी मारा तो आपने तो लॉ ही नहीं बनाया हुआ है। आप बोलेंगे ट्रेडमार्क का इंफ्रिंजमेंट, में बोलूंगा कैसे ट्रेडमार्क, मुझे ही पकड़ के वो भी ले जाएगा। चलो सर केस लो, मैं बोलूंगा सीधे जीत जाएंगे, चलो ले चलो। भाई मैंने कब इंफ्रिंजमेंट किया ट्रेडमार्क का? क्या मैंने उस पर ल्यूमिनस लिखा है? नहीं, उस पर तो मैंने क्या लिखा है, आया तूफान भागा शैतान, पंखे का नाम, कंपनी का नाम है, आया तूफान भागा शैतान, ये तो कंपनी है, इसका मैंने तो। अब कहा गया कि इसको कैसे प्रोटेक्शन दे, तब हमें कौन सा एक्ट बनाना पड़ा, डिजाइन एक्ट। कि किसी ने बहुत सुंदर कार बनाया, टार्जन द वंडर कार,
ऐसे ही कर करके नहीं, बहुत सारी मूवी भी बने हुए। कहा इसको प्रोटेक्शन कैसे मिलेगा? कहा इसको जो प्रोटेक्शन मिलता है वो प्रोटेक्शन आपको कैसे मिलता है? किस एक्ट के जरिए? डिजाइन एक्ट के जरिए। और तब हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ा इस एक्ट को, बड़ा छोटा सा दिया हुआ है, डिजाइन एक्ट और ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। तो कहा कि इस एक्ट का पर्पस क्या है? कह रहे सिंपल सा, अगर कोई जो है वो इनोवेटिव एक्टिविटी कर रहा है तो उसको हम क्या करें? प्रोटेक्ट करें। और अगर कोई भी किसी भी तरह की चीज को बना रहा है जो कि क्या किया जा सकता है? मैन्युफैक्चर्ड बाय व्हाट? दिमाग में सोचने से नहीं, मैंने डिजाइन सोचा है, कौन सा डिजाइन है? कार में पंख लगे हैं और कार ऐसे ऐसे उड़ रहा है। कर रहे हाइपोथेटिकल चीजों पे नहीं, जिन चीजों को आप क्या कर रहे हैं? लेकर के आ रहे टेंजिबल फॉर्म में, और जिसको इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री का मतलब होता है कि मैकेनिकल, केमिकल या मैनुअल वर्क के जरिए जिसको क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। तो कहा उस पे आपको क्या मिलेगा? उस पे आपको डिजाइन एक्ट के तहत प्रोटेक्शन मिलेगा कि अगर कार का मॉडल आपने बनाया है तो वो कार का मॉडल मर्सिडीज भी बना सकती है, वो कार का मॉडल ऑडी भी बना सकती है, मारुति भी बना सकती है, बशर्ते आपको क्या करे? पैसे दे, जिसे हम क्या बोलते हैं? रॉयल्टी। अगर कोई कंपनी कहती नहीं सिर्फ मुझे ही ये राइट दे दो, तो ये तो आपके और उसके बीच का डील है ना, कि आप कहते ठीक है मैं किसी और का नहीं दूंगा, सिर्फ मर्सिडीज को ही अपना ये डिजाइन बेचूंगा। इसका मतलब मेरे विल से हुआ ना कि वो मुझे मनचाहा कीमत दे रहा है, मुंह मांगी कीमत दे रहा है। नहीं तो मैं उसको बोलता हूं नहीं सिर्फ तुझे ही नहीं दूंगा, मैं ऑडी को भी ये दूंगा। तो फिर अब ये डील की बात हो गई। ऑडी कहता है ठीक है उसको दे रहे हो तो कितना दे रहा है? इतना, तो वो भी मैं देता हूं और अपने वाला भी देता हूं, अब तो खुश? नहीं, साथ में जो है मैं मारुति को भी दूंगा, चल वो पैसे भी मैं देता हूं। ऐसे ही तो डील होता है कि कुछ चीजें सिर्फ एक ही कंपनी पे, मूवी रिलीज होती है, मूवी रिलीज होती है तो क्या उसके पास बहुत सारे लोग अप्रोच नहीं करते हैं? टी सीरीज भी जाता है, सारे गामा भी, बहुत सारी कंपनी जो म्यूजिक रिलीज करती है कि आप अपने मूवी का म्यूजिक हमारे पे रिलीज करो कंपनी पे। वो ऑक्शन करते हैं कि बताओ कौन सबसे ज्यादा दोगे। ऐसे ही तो लाइफ चलता है, ऐसे ही तो बिजनेस होता है। वो कहते ये कहते नहीं नहीं सिर्फ अकेला नहीं दूंगा, मैं 3 कंपनी पे दूंगा, भले कम ही पैसे आए, सब कम कम देगा, 2-2 लाख मान लीजिए सब देगा। वैसे कोई एक्सक्लूसिव के लिए 10 लाख दे रहा था, लेकिन हम कहते हैं नहीं थोड़ा ज्यादा प्रचार होगा। ये आपका बिजनेस स्ट्रेटजी हो, लेकिन आप जो चाह रहे हैं वैसे हो रहा है या नहीं हो रहा है? यही तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का आपको अधिकार मिला। तो कहते इस डिजाइन एक्ट के तहत होगा क्या? इस डिजाइन एक्ट के अकॉर्डिंग आप जो डिजाइन बनाएंगे, चाहे वो शूज का डिजाइन हो, चाहे वो कार का डिजाइन हो, चाहे वो कैमरे का डिजाइन हो, चाहे वो वॉच का डिजाइन हो। देखते हैं अलग अलग तरह के वॉच, कौन सा वॉच होता है वो रोलेक्स, टैगलर या कौन सा बहुत महंगा महंगा, वो मैं ठीक से बोल भी नहीं पाता हूं। महंगा चीज या लाख से ज्यादा अमाउंट बोलने के लिए मुझे थोड़ा दिमाग को इंफॉर्मेशन देना पड़ता है कि भाई करोड़ बोलना है। आप तो फटाक से बोल देते 600 करोड़ 700 करोड़, लेकिन मुझे जब भी बोलना रहता है तो मैं थोड़ा कहता हूं माइंड को कि देख करोड़ बोलना है, डरना मत, घबराना मत, कोई मांगेगा नहीं, बस बोल दे। तो वैसे यहां पे हम कह रहे हैं कि ये जो डिजाइन है हमारा, ये डिजाइन ट्रेडमार्क का ही एक एक्सटेंशन है। और कहता है कि क्या, ध्यान से देखिएगा, ये आपको बस यहां थोड़ा याद रखना पड़ेगा एग्जाम में जब पूछा जाएगा तो। क्यों? क्योंकि इसमें 2-3 जगह है जो हमें चाहिए आंसर में। और मैंने आपको बोला था, पिछले क्लास में कॉपी दिखाया भी था, फिर मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि जैसे ही चैप्टर खत्म होगा लिखने का दौर शुरू होगा। मैंने आपको बोला राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सीएस में जो दे रहे हैं वो सब्जेक्टिव है, खास करके मेरे सारे पेपर तो सब्जेक्टिव ही है। और उसमें देखिएगा हम लोग कितना जुर्म करते हैं। इतना बच्चे ने लिखा है और 0 मार्क्स देते हैं, और 2 लाइन लिखा है 4 मार्क्स देते हैं। शायद आप दोनों थे ना, आप भी थे, कल थे आप, तो आप लोगों ने देखा था कि मैंने दिखाया था कि कितना थोड़ा लिखा है तो 4 मार्क्स मिला है, और देखा था ना 1.5 पेज लिखा है तो कितना मिला था? 2, एक में 2 और एक में, आखिर ये क्यों? और जबकि वो कॉपी मेरा नहीं था, कोई कॉपी, मैंने बोला ना गलती से कुछ चीजें हैं हम लोगों के पास, तो इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा था। वो इंस्टीट्यूट के चेक किए हुए कॉपी है जिसपे मार्क्स दिए गए हैं। इसका मतलब हमें उन चीजों का ध्यान रखना पड़े। तो जब भी मैं बोलूं कि किसी भी जगह इन बातों का ध्यान रखना है तो वो जरूर ध्यान रखिएगा। अब इसमें जैसे पूछ दिया डेफिनेशन में डिजाइन का क्या मतलब, अब डिजाइन का मतलब हमें नहीं पता है, छोड़िए ये नहीं पढ़ रहे हम, ये एक्ट नहीं पढ़ रहे। अब मुझे बताइए डिजाइन का मतलब, कोई भी चीज जैसा दिखने में लगता है उसको डिजाइन बोलते हैं। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? सोच के देख, यही हम कहते हैं ना। और कैसा डिजाइन है उसका, वो जो ऑर्नामेंट्स खरीदे कैसा डिजाइन है, एकदम झक्कास। फिर शूज का बड़ा अच्छा डिजाइन है, और बड़ा अच्छा डिजाइन का जो है वो ये है, फ्रिज है, बड़ा अच्छा मॉडल है, यही बोलते हैं ना हम।
तो हमने ऐसे बोला वैसे ही डिफाइन कर देते हैं कि बड़ा अच्छा फ्रिज है, बड़ा अच्छा ये है, ऐसे ही लिख के आते हैं। कहा नहीं, हम वही लिखेंगे जो किस एक्ट ने बोला है, डिजाइन एक्ट ने। तो जरा पता करें, डिजाइन एक्ट प्रोटेक्शन किस चीज को देगा? आपने अपने क्रिएटिविटी से जो डिजाइन क्या किया है, बनाया है। किस चीज का डिजाइन? मैंने साफ बताया, इलेक्ट्रॉनिक्स, कार, शूज, किसी भी तरह का, माउस का ये डिजाइन, ये भी डिजाइन के दायरे में, इसका यही डिजाइन होगा। पेन तक डिजाइन एक्ट में रजिस्टर्ड होते हैं, चाहे आपका लिंक हो, चाहे कोई भी चीज हो, हर चीज डिजाइन में आता है। तो कहा भाई ये डिजाइन है क्या? कोई गोल होता है, कोई चौकोर होता है, कोई स्क्वायर शेप में होता है। हम डिजाइन को क्या बोलें? कहा डिजाइन को हम वही बोलेंगे जो इन्होंने बोला है। क्या? ओनली द फीचर ऑफ शेप, कॉन्फिग्रेशन, पैटर्न और कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल और एनी। अब ये इसीलिए बोला कि किसी चीज को हम शेप कह देते कि इसका शेप ऐसा है, कहते हैं इसका कॉन्फिग्रेशन देखो, कहते हैं बड़ा अच्छा पैटर्न है इस चीज का। नहीं बोलते थे सामान में कि इसका बड़ा अच्छा पैटर्न है। कोई चीज अगर क्लोथ्स वगैरह आपने देखा तो कह देते बड़ा अच्छा पैटर्न है इसका। यानी कि आपने चीजों को मिक्स करके वहां शेप नहीं बोल करके क्या बोल दिया? पैटर्न या कॉम्बिनेशन, या जिस भी नाम से आप इसे पुकारे, बशर्ते ये क्या होना चाहिए? किसी सामान के लिए होना चाहिए। ये या तो होगा 2 डायमेंशनल या होगा 3 डायमेंशनल, या दोनों फॉर्म में हो सकता है। और इसे किस तरह से बनाया जा सकता है? इंडस्ट्रियल प्रोसेस से बनना संभव हो। कहा इंडस्ट्रियल प्रोसेस का मतलब है मैनुअल, मैकेनिकल, केमिकल, या इनके कॉम्बिनेशन से वो बनाया जा सके। तो देखिए जहां मैंने मार्क किया बस वो बातें हमें चाहिए, बाकी बीच में जो है वो लैंग्वेज आपके हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है? अगर ये 3 मार्क्स के लिए पूछ दिया तो बस जहां जहां मैंने मार्क किया है वो हमें चाहिए। वो वर्ड है शेप, कॉन्फिग्रेशन, पैटर्न, ये 3 वर्ड हमें चाहिए। और हर जगह कॉम्बिनेशन या इनका कोई कॉम्बिनेशन, किस चीज के लिए? फॉर एनी आर्टिकल। तो शेप, कॉन्फिग्रेशन, पैटर्न, कॉम्बिनेशन, तो वर्ड खुद ब खुद आएगा, इनमें से किसी को भी करें। तो ये 3 में से कोई भी चीज फॉर एनी आर्टिकल, वेदर इन 2 डायमेंशनल और इन 3 डायमेंशन। बोथ तो हर जगह लग रहा है, चाहे कॉम्बिनेशन जो हम कहते हैं, तो वेदर 2 डायमेंशनल और वेदर 3 डायमेंशनल, विच कैन बी प्रोड्यूस थ्रू इंडस्ट्रियल प्रोसेस। कैसे? मैकेनिकली, मैनुअली, केमिकली और कंबाइंड। यानी कि कोई भी चीज जिसे हम शेप बोले, कोई भी चीज जिसे हम कॉन्फ़िगरेशन बोले, कोई भी चीज जिसे हम क्या बोल दें? पैटर्न बोल दें। किस चीज के लिए? किसी सामान के लिए। तो किसी सामान का शेप, किसी सामान का पैटर्न, किसी सामान का कॉन्फ़िगरेशन जो या तो जो है वो 2 डायमेंशनल है या क्या है? 3 डायमेंशनल है, जिसे हमने मैकेनिकल, मैनुअल, केमिकल या इनके मिक्स तरीके से तैयार किया है, उसको हम क्या बोल देते हैं? डिजाइन। और इतना वाइड डेफिनेशन इसलिए दिया ताकि किसी का क्रिएटिविटी है तो लॉ में जब तक वो लिखा नहीं रहेगा तब तक प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। लोग कह देंगे नहीं आपने तो मैनुअली बोला था, ये तो केमिकली तैयार हुआ है। तो कहते नहीं, जो दवाइयां होती है उन दवाइयों पे पेटेंट मिलता है, लेकिन आपको पता है दवाइयों पे डिजाइन एक्ट भी लगता है। मैं बोल नहीं रहा हूं, एकदम ध्यान से, अभी मत लिखिएगा, मैं टाइम दूंगा लिखने का, एकदम ध्यान से सुनिएगा। दवा पे, मेडिसिन पे 2 एक्ट एक साथ लगेंगे, 3 एक्ट एक साथ लगेंगे। चलिए आपको बताना है वो कौन कौन से एक्ट लगेंगे और किस तरीके से लगेंगे। चलिए अब मैं ये भी नहीं बोला, मैं कह रहा हूं कि दवाई पे ध्यान से, दवाई के कंपनी मेडिसिन से रिलेटेड चीजों पे 4 तरह के जो है वो राइट्स ले सकती है। अब आपको सोचना है कि किस तरीके से कौन सा राइट उन पे एप्लीकेबल होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया? अगर कोई मेडिसिन की कंपनी दवा बना रही है तो वहां पे मल्टीपल जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एप्लीकेबल होंगे। आपको बताना है किस किस जगह वो राइट किस तरह से एप्लीकेबल होंगे। सोचने के लिए समय है 30 सेकेंड। कोई भाईचारा नहीं, भाईचारा इंक्लूड्स बहनचारा ऑल्सो। सिर्फ और सिर्फ अपना सोचेंगे और तब मुझे बतलाएंगे। सोचने के लिए समय है 30 सेकेंड।
जिनको लगेगा कि पहले सोच ली, हाथ उठाइएगा। क्वेश्चन सुन लिया, थोड़ा सा दिमाग को सोचने दीजिए, घबराइए नहीं, मुझे बद्दुआ मत दीजिए। मैं कुछ डेवलप करना चाहता हूं, क्योंकि डरे से हम इंटरव्यू में नहीं पहुंच सकते हैं। हमें पूरा का पूरा जो है वो शेरदिल बनना पड़ेगा, मतलब शेरदिल का मतलब नहीं, सबसे टकराते रहेंगे। दिमागी तौर पे हम बहुत जो है स्ट्रांग होने चाहिए। मैं शिकार ढूंढ रहा हूं। हमला हमला हमला। चलिए वॉलंटरली कौन बतलाएंगे? वॉलंटरी मतलब अपनी मर्जी से। 1 2 3। आप बताने के लिए हाथ उठा रहे हैं, सोच रहे हैं कि हाथ उठा दूं नहीं उठाऊं। चलिए दिया, नए प्लेयर ने हाथ उठाया तो देते हैं मौका इनको ही। डिब्यू मैच में देखते हैं, हाफ सेंचुरी सेंचुरी। बताइए। पेटेंट एक्ट लगेगा, क्यों लगेगा ये बता, बैठ के आराम से बताइए, एकदम रिलैक्स होकर के। इसका मतलब दवा इन्वेंशन के दायरे में आता है तो एक पेटेंट लग गया, ठीक है। और नहीं, वो पेटेंट के पेटेंट के तहत ही आप किसी को दे सकते हैं। कॉपीराइट उस पर एप्लीकेबल नहीं होता है। कॉपीराइट दूसरे पे, आपने वो पढ़ा नहीं है इसीलिए आप उसको कॉरिलेट बस नहीं कर पाए। चलिए और कुछ। हाँ वेरी गुड। अगर वो कैप्सूल वगैरह है, टैबलेट वगैरह है, तो उसके कुछ डिजाइन होंगे एलिमेंट, तो उस पर डिजाइन लग जाएगा। कॉपीराइट कैसे लगेगा वो मैं बताऊंगा, वो भी लगता है। और हाँ, अगर सिप्ला कंपनी का है, लोगो है, तो उस पर वो लग गया। देखिए घबराइए नहीं, एक चीज जान लीजिए, मैंने पहले ही बोला था कि सीएस, बहुत पैसा है सीएस बनने पे, लेकिन तब जब हमारा किडनी सही तरीके से काम करे, और ये जब सही तरीके से काम करेगा तो आपको इसको बहुत दाम मिलेंगे, और नहीं तो हम ये रहेंगे। और ये धीरे धीरे डेवलप होगा। सबसे पहले जब कभी भी ऐसा पूछा जाए तो बद्दुआ टीचर को नहीं, कितना बढ़िया पढ़ाते रहते तो ठीक रहते, ऐसे पूछते क्यों है? अगर मान लीजिए आपसे पूछा नहीं जाएगा तो ये हिचक दूर कैसे होगी, ये झिझक जाएगी कैसे, और दिमाग एकाएक सोचेगा कैसे? इंटरव्यू में क्या करता है, इंटरव्यू में से पहले आपको वो क्वेश्चन दे देता है और तब बोलता है कि एक डेट में आना और इन क्वेश्चन का जवाब देना। ऐसा ही होता है इंटरव्यू, ऐसे ही होता है ना। पहले क्वेश्चन घर भेज देता है, मेल कर देता है, आंसर भी साथ में दे देता है और बोलता है तब आना, तब हम पूछेंगे, हम पे एहसान करना। एकाएक पूछता है तो, और उसमें भी टॉपिक से अलग। ये तो फिर भी मैं टॉपिक पे हूं, उनका तो पता नहीं कहां से क्या रहता है, तो बस इसीलिए हमें यह चीज दूर कर लेना है। और बताइए, इसमें और भी एस्पेक्ट है, बताइए। ब्लू नहीं, जो नहीं बताया वो छोड़ दीजिए, जो अभी तक जहां तक हूं वहीं पे। पेटेंट लग सकता है, क्यों भाई? दवा का आविष्कार होगा तो इन्वेंशन। कॉपीराइट कैसे लग सकता है वो देखिए, आपने जो रैपर पे जिस तरह से चीजों को लिखा हुआ है उसमें आप क्या लगा सकते हैं? कॉपीराइट, जो कि बहुत कम इफेक्ट करेगा। ट्रेडमार्क जबरदस्त इफेक्ट करेगा। आपने जो प्रोडक्ट का नाम या कंपनी का नाम घुमा करके जो दवाइयों पे लिखा रहता है। डिजाइन इसीलिए कि कैप्सूल है, किस तरह का है वो लगेगा आपका, ठीक है। तो ये चीज क्लियर है। बनाने के लिए मैंने क्या बोला है? मैनुअल। हो सकता है आपने कोई डिजाइन कैसे बनाया, मैनुअल बन सकता है या नहीं? हमने किसी मशीन का इस्तेमाल नहीं किया। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि थोड़ा मशीन और थोड़ा क्या किया, मैनुअल बना लिया। और बहुत बार ऐसा होता है कि क्या यूज करना पड़ता है, केमिकल, प्लास्टिक वगैरह को गलाना है, लोहे को गलाना है, मेल्ट करना है, तो ये बेसिकली बोला गया। तो डिजाइन में हम फिर से बात करें, चाहे 2 डायमेंशनल हो चाहे क्या हो, 3 डायमेंशनल हो, किसी न किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड होना चाहिए। और वो उस प्रोडक्ट का, चाहे कोई प्रोडक्ट 2 डायमेंशनल हो चाहे 3 डायमेंशनल हो, आप उसके किसके बारे में बात कर रहे हैं? शेप, पैटर्न या फिर कॉन्फ़िगरेशन, जिसको आपने जो है वो इंडस्ट्रियल प्रोसेस से बनाया है, मैनुअली, मैकेनिकली, केमिकली या इनके कॉम्बिनेशन से। इस तरीके से जो भी तैयार हुआ वो क्या है? डिजाइन। अब देखिए, ये जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट आप रट्टा मारे, लेकिन हम जो ढूंढ रहे होंगे एग्जाम में कॉपी चेक करते वक्त, हमें ये 3 चीजें चाहिए और हम ढूंढेंगे बड़ा माइक्रोस्कोप लगा करके। और अगर हमने 3 मार्क्स रखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता आपने इतना लिखा है, क्यों? आप डिजाइन के बारे में बताए जा रहे हैं। Through trademark, we can protect this. But if someone is copying the pattern of this, it cannot be
protected. That's why design has been evolved. Design Act has been evolved. बोले जा रहे, ऐसा लग रहा है कॉपी से बाहर निकल के आ जाएंगे, लेकिन जो हम ढूंढ रहे हैं ये थ्री मैजिकल वर्ड, वो हमें ना मिल रहे हैं। तो राउंड एंड राउंड कितना भी आप घुमाइए, अगर ये बात आपने नहीं बोला है तो कोई और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। तो आपको ये तीन मार्क्स हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो एक चीज कि हमें शेप, पैटर्न, कॉन्फ़िगरेशन ये दिखा, हाँ दिखा, चलो बंदे का बना एक 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन लिखा, वो लिखा, ये नहीं लिखा है, इंडस्ट्रियल और मैनुअल ये सब तो लिखा है, बस आपने 2 मार्क्स के लायक आंसर दिया है। अब उसी में हम आपका जीवन कुंडली बनाएंगे, और अगर तीनों दे दिया है तो उसके अकॉर्डिंग करेंगे। इन बातों का ध्यान रखना था। फट से कॉपी कीजिए, फिर बात करते हैं। डन, बढ़े आगे। अब देखिए, डिजाइन से रिलेटेड कहा गया कि किन किन चीजों पे डिजाइन नहीं मिलेगा, मतलब कौन सा डिजाइन हम नहीं ले सकते। खुद आप कॉमन सेंस से सोच के देखिए, इनमें से कुछ चीजों का जवाब आपको खुद मिल जाएगा। इट इज नॉट न्यू, और वाह दूसरे का डिजाइन है और आपने बोला क्या करेंगे हम ले लेते हैं। जैसे केस भी हुआ था इंफ्रिंजमेंट ऑफ डिजाइन का, अगर आपको ध्यान हो, कार्बन नाम की कंपनी याद है मोबाइल में, अब बहुत कम है लेकिन पहले बहुत पॉपुलर हुआ था एक बीच में। उसके ऊपर एप्पल कंपनी ने केस किया, ट्रेडमार्क का नहीं, डिजाइन एक्ट के जो है वो इंफ्रिंजमेंट का। ट्रेडमार्क का तो तब होता जब वो कटा हुआ एप्पल वाला चिपका करके बेच रहा होता, ऐसा वो नहीं कर रहा था, कार्बन कह करके ही बेच रहा था अपने मोबाइल को। लेकिन वही वाला मॉडल, वही वाला शेप जो कौन बेच रहा है, एप्पल। एप्पल का जो ट्रेडिशनल पहला वाला था, नहीं थोड़ा मोटा, हाँ कौन सा मुझे याद,
4 था, जो था 4S या जो भी था, उसने केस किया था कि आप तो हमारे वाले का ही क्या कर रहे हैं, इन्फ्रिंजमेंट, क्योंकि बिल्कुल सेम वो बेच रहा था, क्या नाम कह करके, कार्बन नाम करके। अगर एप्पल नेम से बेचता तो ट्रेडमार्क और डिजाइन दोनों लग जाता। अगर सेम डिजाइन कर रहा था तो ट्रेडमार्क एक्ट के अकॉर्डिंग भी हम केस फाइल कर देते। और आप देखते हैं कभी कभी कोई इंसिडेंट होता है तो बताया जाता है कि इस पे 2-2 सेक्शन लगाए गए, भाई मारा इसीलिए ये सेक्शन और गाली दिया इसीलिए ये वाला सेक्शन, एक ही इंसान पे लगा। वैसे ही लेकिन यहां पे कह रहे हैं इट इज नॉट न्यू और ओरिजिनल। आपको ओरिजिनल है ही नहीं तो दूसरे वाले पे आपको कैसे मिलेगा। हैज बीन डिस्क्लोज टू द पब्लिक एनीवेयर इन इंडिया और इन एनी, ऑलरेडी कहीं ना कहीं वो डिस्क्लोज किया हुआ है, लोग उसको क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। मैंने आपको पहले बोला देयर इज नो नीड टू टेक रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का रजिस्ट्रेशन होगा तभी प्रोटेक्शन मिलेगा, जरूरी नहीं है। बस अंतर इतना ही होता है कि साबित करने में जो है वो नानी दादी सबकी याद आ जाती है। अदरवाइज आपने बुक लिखा है और आप बुक पब्लिश कर दीजिए, और अगर उस बुक को कोई जो है आपके परमिशन के बिना जो है वो पब्लिश कर रहा है, आपको कॉपीराइट एक्ट में इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगा। लेकिन जब ऐसा होगा, मान लीजिए कि येलो ऐसा करने लगते हैं, मेरे बुक को लिया और अपने नाम से येलो नाम से, येलो थे डर्टी फेलो बन गए, इन्होंने क्या किया, अपना नाम लिखा, बेचना शुरू किया। अगर ऐसा किया और मैंने उस पर कॉपीराइट ले रखा है, जैसे ये बेचना शुरू करेंगे मैं केस करूंगा और मुझे साबित नहीं करना है कि ये मेरा है, क्योंकि ऑलरेडी उस पर मेरा क्या लिया हुआ है, रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है। कॉपीराइट एक्ट तो तब भी लगेगा। और अगर मैंने भी नहीं किया था रजिस्ट्रेशन तो बस तब भी मैं केस करूंगा सेम एक्ट के अकॉर्डिंग। बस प्रूफ करना पड़ेगा ये तेरा घर या मेरा घर, ये आपका बुक है या मेरा। मुझे भी जो है वो बच्चों को पकड़ के लाना पड़ेगा विटनेस बॉक्स में कि बताइए आप तो उस बैच में थे, उस बैच में आप थे, वहां भी आपने ये देखा था, मैं ऐसे ऐसे पढ़ाता था, ये कहानी सुनाता था, या ये जो है वो डायग्राम बनाता था, उस समय तो ये दुनिया में आए भी नहीं होंगे, मतलब ऐसे ही करके मैं बताऊंगा ना। या ये जो है वो 3 ही साल के थे तभी से पढ़ा रहे, तभी बुक लिख दिया, कुछ भी, तो ये मैं साबित करूंगा। तो बस इतना ही, डिजाइन एक्ट का प्रोटेक्शन भी मिलेगा बिना रजिस्ट्रेशन के भी, बशर्ते क्या करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा कि आपका है या मेरा। तभी तो बड़ी बड़ी कंपनी से लोग केस हार जाते हैं। कोई छोटा बंदा उसने कोई डिजाइन बनाया और कहीं भी, वो तो खुद कार बना के बेच नहीं पाएगा, बस क्या बनाया, सिर्फ कार का डिजाइन बनाया। बड़ी बड़ी कंपनी है, मारुति है, ऑडी है, ये सब है, इनके पास पैसे, उन्होंने दुनिया भर का बना लिया और साथ में जाकर डिजाइन को क्या कर लिया, रजिस्टर। तभी तो याद होगा टार्जन द वंडर कार्ड, अगर देखे होंगे तो वो इसी पे तो था कि बेचारे का डिजाइन और इन्होंने चुरा लिया। तो लॉ तो आपके किससे चलता है, आपको लॉ में जो है वो चीजों को साबित करना पड़ता है। भले चीज आपके आंख के सामने हुई फिर भी आपको क्या करना पड़ेगा, एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग आपको एविडेंस देना पड़ेगा। देखिएगा एविडेंस एक्ट हम लोग पढ़ेंगे जेआईजीएल में कि एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग दिया हुआ कि क्या एविडेंस होगा। कुछ ऐसी भी चीजें हैं आपको लगा कि नहीं बिल्कुल ठीक है इसको क्यों, लेकिन वो एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग एविडेंस की कैटेगरी में नहीं आता है। तो बड़े सारे एस्पेक्ट। हैज बीन डिस्क्लोज टू पब्लिक एनीवेयर, अगर किसी को पहले ही डिस्क्लोज है तो उस पर क्या नहीं मिलेगा, उस पे आपको जो है वो डिजाइन एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। इज नॉट सिग्निफिकेंटली डिस्टिंग्यूज फ्रॉम नोन डिजाइन, इस बार कह रहे हैं अलग लेकिन नॉट सिग्निफिकेंटली डिस्टिंग्यूसेबल, जिसे साफ तौर पे जो पहले से नोन डिजाइन है उससे जो है वो डिस्टिंग्यूश नहीं किया जा सकता है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आपने जो देखा बड़ा अच्छा कार है, अब हर जगह एकदम ध्यान से इस बात को समझिएगा, आराम से लिखिएगा, समझिएगा इसको बड़े ध्यान से। मैंने बोला हर जगह केस लॉ जैसा जब पूछेगा उस समय जो यहां पे है वही आपके काम आएगा, तो ध्यान से समझिएगा। हाँ, सीधा सीधा पूछा तो रट्टा मारना चलेगा। अब कह रहे हैं कि आपने जो है जैसे ये वर्ड पढ़ा सिग्निफिकेंटली डिस्टिंग्यूसेबल, इसका मतलब क्या है, कहा इसका मतलब है कि जो साफ तौर पे दो चीजों को अलग ना करे तो बोलेंगे ये सिग्निफिकेंटली डिस्टिंग्यूसेबल नहीं, जिसे देख करके लोगों को लगेगा दोनों एक ही चीज तो है। कहा इसका मतलब हर जगह एक ही कानून चलेगा, बोला गया कि नहीं, ये सामान पे डिपेंड करता है, एकदम ध्यान से समझिएगा। कहा गया कि कार के केस में अगर इतना सा भी डिफरेंस है तो वो स्लाइटली डिस्टिंग्यूसेबल के कैटेगरी में आता है, लेकिन वही किसी दूसरे चीज पे उतना थोड़ा सा अंतर जो है डिस्टिंग्यूसेबल के कैटेगरी में नहीं आएगा। ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट पे। मुझे एक चीज बताइए, सारे कार में 4 चक्के होंगे या नहीं होंगे? तो मैं डिजाइन बनाऊंगा तो मुझे बोलेगा चल तू 3 चक्का लगा,
देखिए 4 चक्के वाला तो पहले से ही डिजाइन तैयार है। मैं आगे में हेडलाइट लगाऊंगा, मुझे बोला जाएगा ये कौन सा डिजाइन हुआ, देख कितनी सारी गाड़ियां सबके आगे में हेडलाइट लगा हुआ है। मैं पीछे डिक्की रख रहा हूं अपने डिजाइन में, तो कह रहा डिक्की पीछे रख रहा है, देख उस गाड़ी में पहले से डिक्की पीछे है, तो इस पे बोल रहा है कि डिजाइन एक्ट के तहत जो है वो प्रोटेक्शन लेंगे। मेरे कहने का मतलब है कि ये तो कॉमन चीज हुआ ना। मैं बोलूंगा मेरे आगे स्टीयरिंग है, नहीं देखो सारे गाड़ी में आगे स्टीयरिंग होते, चल पीछे स्टीयरिंग लगा, ड्राइवर जहां बैठता वो पीछे कर। तो क्या ये पॉसिबल है? तो कहा गया कि अलग अलग चीजों में अलग अलग जो है वो लाइन ऑफ एक्शन बनेगा सिग्निफिकेंटली डिस्टिंग्यूश होने का। तो कहा लेकिन जिसमें जैसे भी बनेगा वो साफ तौर पे क्या होना चाहिए, डिस्टिंग्यूशेबल होना चाहिए। यही वजह है कि आप कहिएगा सर सारे कार का डिजाइन मुझे तो एक ही जैसा लगता है। हाँ मतलब अगर साइज को छोड़ दे, एक छोटे कार में आपको लगेगा सबका तो सर लगभग एक ही जैसा है, बड़े कार में सेडान या जो कहते हैं उसमें सबका एक जैसा है। एसयूवी देखिएगा तो आप कहिएगा सर सारे एसयूवी तो एक ही जैसे लगते हैं। तो उन्होंने वहां पे थोड़ा सा भी डिफरेंस को कंसीडर किया है, क्योंकि उसमें कहते हैं और डिफरेंस आएगा क्या, ऐसा थोड़ा होगा कि गाड़ी को उलट दिया जाए चक्के ऊपर की तरफ और जो ऊपर का बेस है उससे लोग जो है वो स्किड करेंगे, कहा नहीं। तो वो क्या होना चाहिए, जब तक डिस्टिंग्विशेबल नहीं होगा उस पर आपको डिजाइन एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। कंप्राइजेस कंटेन व्हाट, स्कैंडलस और ऑब्सेंस मैटर। स्कैंडलस और ऑब्सेंस मैटर का मतलब होता है जो किसी न किसी तरह से आपत्तिजनक हो, वैसा कोई भी जो है वो डिजाइन का रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। अब ये आपका डिपेंड करता है हमारे कल्चर पे, हमारे रिलीजन पे और हमारे देश में जो इथिकल ग्राउंड बना हुआ उसके बेसिस पे। हो सकता है दूसरे कंट्री में जाकर के अगर आप उस पर डिजाइन एक्ट के तहत लेना चाहे रजिस्ट्रेशन तो शायद वहां मिल जाए, लेकिन यहां पे नहीं मिले, क्योंकि हमारे यहां ऑब्सेंस और स्कैंडलस का मतलब हमने अपने जो है वो कल्चर के अकॉर्डिंग क्या किया हुआ है, तैयार किया हुआ है। तो अगर कुछ ऐसा है, स्कैंडलस है, ऑप्शन है, मतलब लोगों को किसी न किसी तरह से आपत्तिजनक लग रहा है, तो उस तरह के डिजाइन पे आपको डिजाइन एक्ट में रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। सिंपल सा चीज है, डन कीजिए। डन कीजिए और बताइए। बढ़े आगे, आइए अब इसमें कुछ मिसलेनियस एस्पेक्ट हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बोला ये दो एक्ट, कौन कौन से एक्ट, डिजाइन और ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, बहुत थोड़ा दिया हुआ है। हम लोग फिर भी थोड़े के बाद भी ज्यादा ही पढ़ रहे हैं, लेकिन यही कॉपीराइट वगैरह थोड़ा आपके सिलेबस में क्या था, ज्यादा था, तो उसमें हमने ज्यादा चीजों को पढ़ा था। एप्लीकेशन शैल बी मेड विथ फी टू कंट्रोलर, बहुत नई बात है, आश्चर्यजनक बात है, आज तक हमने कभी ऐसा सुना ही नहीं है। अगर हमें एप्लीकेशन चाहिए पेटेंट के तहत भी तो फी देते हैं, किनके पास जाते हैं, यानी कि जो कहिए अथॉरिटी है, तो वैसे ही फी के साथ किनके पास जाएंगे,
ऑथोरिटी के पास। कमाल की बात यह है कि पेटेंट में हमने पूरा प्रोसेस पढ़ा था, क्योंकि वो हमें पढ़ना था। कॉपीराइट में भी हमने पूरा क्या पढ़ा था? प्रोसेस। इसमें आपका प्रोसेस नहीं है। ये नहीं कि प्रोसेस नहीं है, किसमें नहीं है? सिलेबस में नहीं है। इफ कंट्रोलर इज सेटिस्फाइड विथ ऑल एस्पेक्ट मे प्रोवाइड रजिस्ट्रेशन ऑफ डिजाइन। कौन सा एस्पेक्ट? सबसे पहला चीज तो इनमें से कोई नहीं होना चाहिए, और अगर उन्हें लगता है कि सही में ना स्कैंडलस है, ना ऑब्सेंस मैटर है, और ना ही किसी का कॉपी किया हुआ है, तो क्या करेगा? वो आपको अलाउ करेगा। कॉपीराइट ऑब्लिक रजिस्ट्रेशन ऑफ डिजाइन इज वैलिड। और ये वर्ड ध्यान रखिएगा, यहां पे मैंने जो वर्ड लिखा है, आप मुझे बताइए क्या 2 एक्ट नहीं आ गया? कॉपीराइट ऑन डिजाइन, तो ध्यान रखिएगा ये बहुत ज्यादा यूज होता है वर्ड। कॉपीराइट का मतलब यहां पे कॉपीराइट एक्ट से नहीं है, यहां कॉपीराइट को एक वर्ड की तरह यूज किया जा रहा है, जिसका मतलब रजिस्ट्रेशन है। ध्यान रहेगा, कहीं ऐसा ना हो एग्जाम में, और हमें बड़ा मजा आता है ऐसे कंफ्यूज करने में। लिख देते हैं हम लोग राइट शॉर्ट नोट्स ऑन कॉपीराइट ऑन डिजाइन, तो आपको बस ये समझना है कि बात किसके बारे में ये कर रहे हैं? रजिस्ट्रेशन ऑफ डिजाइन। तो ऊपर से ही शुरू करेंगे कि इन तरह के चीज में आपको जो है रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा, सेम चीज रहेगा। और अगर इनमें से कोई चीज नहीं है तो आप एप्लीकेशन देंगे, तब आपको क्या मिलेगा? और जब मिलेगा तो कितने दिन के लिए वैलिड रहेगा? तो ये मैंने क्रॉस कर दिया इसका, तो ये नहीं कि ये लिखना नहीं है। जब भी मैंने आपको बोला भी, जब भी मैं स्लाइस करूं और जब भी कोई 2 वर्ड बोलूं किसी चीज के लिए, दोनों याद रखना है, क्योंकि कभी इस नाम से और कभी उस नाम से। रजिस्ट्रेशन ऑन डिजाइन बोलेगा तब थोड़ा आसान हो जाता है, लेकिन कॉपीराइट ऑन डिजाइन थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। कॉपीराइट अपने आप में एक एक्ट और डिजाइन अपने आप में। तो अगर ऐसा रहेगा तो इसका मतलब वो कॉपीराइट का मतलब क्या कहना चाह रहा है? रजिस्ट्रेशन। कितने दिन के लिए वैलिड है? और 10 साल के बाद? 10 साल के बाद नहीं, आप उसके बाद ये पब्लिक डोमेन की चीज हो गई, जैसे पेटेंट वगैरह होता है। और यही वजह है कि कोई कार जब नई निकलती है तो आप देखिएगा बहुत महंगा रहेगा, और 10 साल 12 साल के बाद वही डिजाइन सस्ता हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके बाद उसको कोई रॉयल्टी नहीं पे करना है मोबाइल वगैरह का। जब नया आएगा महंगा रहेगा डिजाइन वगैरह, क्योंकि उसके बाद सस्ता इसलिए हो जाता है क्योंकि एक बड़ा पोर्शन जो किसका है, रॉयल्टी का, वो खत्म हो जाता है। उसके बाद उस गाड़ी को मारुति भी बना सकती है, मर्सिडीज भी बना सकती है, बीएमडब्ल्यू भी। तभी आप देखेंगे आज जितना भी आप देख रहे हैं गाड़ी, जो कि मारुति की देख रहे हैं या जो आप हुंडई की देख रहे हैं, जो सस्ता सस्ता हो रहा है, आप वो डिजाइन को जरा मैच कीजिए, आपको वही डिजाइन बीएमडब्ल्यू का और वही डिजाइन मर्सिडीज का दिखेगा। लेकिन बहुत पहले, समय खत्म हो गया तब वो डिजाइन कोई भी क्या कर सकता है। आप क्रेटा वगैरह का जो मॉडल देखते हैं, अगर कभी गौर किए हो, ये सब आपका जो है वो मर्सिडीज और ऑडी का उठाया हुआ डिजाइन है। तो ये आप महिंद्रा का जो डिजाइन देखते हैं, बोलेरो का जो आप डिजाइन देखते हैं, ये सब पहले पेजेरो और ऐसी ऐसी कंपनी का डिजाइन था। 10 साल बीत गया, डिजाइन एक्ट खत्म हो गया, आप उसको क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। हाँ, आपको एक बार और मौका मिल सकता है। अगर 10 साल के खत्म होने से पहले आप आते हैं तो एक बार और आपको जो है वो क्या दे सकते हैं? हम एक्सटेंशन दे सकते हैं। लेकिन कितने दिन के लिए? इसका मतलब एट मैक्स। वो भी हम सिचुएशन देखेंगे भाई कि उस समय पब्लिक और किसके लिए क्या सही है। तो 10 साल तो आप मस्त जो है वो जी लीजिए, अपनी जिंदगी ऐश कीजिए, जम के रॉयल्टी लीजिए। लेकिन उसके बाद जब आप आएंगे तो हम सोचेंगे, लेकिन कब आना पड़ेगा? 10 साल से पहले आइए, तब हम आपको दे सकते हैं एक्सटेंशन। कितने दिनों का? 5 साल का या मैक्सिमम 5 साल का? मैक्सिमम 5 साल का। सिचुएशन देखो, हो सकता है 2 का दें, 1 का दें, हमारी मर्जी। मैं कौन? कंट्रोलर। मान लिया हूं नहीं तो वो मेरी मर्जी होगी, कंट्रोलर की मर्जी होगी। पायरेसी ऑफ रजिस्टर्ड डिजाइन, जिस चीज को हम कहते हैं इन्फ्रिंजमेंट, उसके लिए यहां वर्ड कौन सा यूज हुआ है? अब आपको फिर यह भी ध्यान रखना है, क्योंकि अभी तक वर्ड आप इन्फ्रिंजमेंट सुनते थे, उससे यूज टू हो गए थे। डिजाइन एक्ट में ये 2 वर्ड यूज होता है। एक रजिस्ट्रेशन के लिए कौन सा वर्ड, और इन्फ्रिंजमेंट के लिए। अब देखिए, ये थोड़ा सा चीज है जो आपके दिमाग में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी चीज तो आप सुनते हैं, समझ में आ जाता है, लेकिन ये आपको ध्यान रखना होगा। हैज प्रोटेक्टेड इन द मोड ऑफ इंजंक्शन का मतलब है इंजेक्शन। यहां लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है गलत? गलत लिखा हुआ है। सही वर्ड क्या है?
इंजंक्शन। इंजंक्शन का मतलब होता है स्टे ऑर्डर। देखिए आगे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा उसमें बताऊंगा इंजंक्शन कितने तरह के होते हैं। इंजंक्शन का मतलब यहां आसान शब्दों में क्या है, स्टे। यानी कि अगर कोई क्या कर रहा है, रजिस्टर्ड डिजाइन को इन्फ्रिंज कर रहा है, मतलब मारुति मर्सिडीज का कॉपी कर रहा है या ऑडी का कॉपी कर रहा है, तो वैसे केस में उसके ऊपर रोक लगा दी जाएगी। ये रिलीफ मिलेगा किसको, जिसके नाम से डिजाइन है। डैमेज, यहां डैमेज का मतलब क्या होता है, कंपनसेशन। आपके इस मारुति कंपनी के उस मॉडल को मारुति के नाम से बेचने के कारण जितना का नुकसान हुआ है, किसको, मर्सिडीज को या ऑडी को, आप उसको क्या करेंगे, मेड गुड करेंगे, पैसे देंगे। तो याद रखिएगा डैमेज वर्ड लॉ में क्या कहलाता है, कंपनसेशन। अगर लॉ में कहीं वर्ड रहे WHERE वेयर, तो उसको इफ की तरह पढ़ते हैं। बताऊंगा जहां जहां आएगा, ये आपको ध्यान रखना रहेगा। शैल वर्ड आता है तो फ्यूचर टेंस के लिए नहीं आता है, कंपलसरी चीज के लिए शैल बोलते हैं। यू शैल डू इट, मतलब आपको ये करना ही होगा, कोई चॉइस नहीं है। चॉइस है तो मे, चाहे तो कीजिए चाहे तो ना कीजिए। डैमेज क्लियर, डैमेज का मतलब क्या हो गया, और इंजंक्शन का मतलब क्या हो गया, स्टे ऑर्डर, कि बंद करो ये जो उसका नकल कर करके बेच रहे हो, और जितना उनको नुकसान हुआ वो क्या करो, कंपनसेट करो। इट कैन बी असाइन टू अदर, आप किसी को असाइन कर सकते हैं या नहीं। अरे बहुत अच्छा डिजाइन आपने बनाया, फिर मैंने बोला आपको कि कॉपीराइट के तहत मैंने बड़ा अच्छा बुक लिखा लेकिन बेचना नहीं आता, तो क्या करूंगा, किसी को असाइन करूंगा। आपने बहुत अच्छा कार का मॉडल बनाया, शूज का बहुत अच्छा मॉडल बनाया, क्या करेंगे, रिबॉक कंपनी, नाइक कंपनी, इनको क्या कीजिए, दीजिए लाइसेंस अपने टर्म्स कंडीशन पे, डन कीजिए।
डन, बताइए, बढ़े आगे। अब चलिए, हम लोगों ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में इन्वेंशन को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या बनाया? पेटेंट। अगर किसी तरह का सॉफ्टवेयर, किसी तरह का बुक, किसी तरह का मूवी, इन चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा एक्ट बनाया? कॉपीराइट। कोई भी डिजाइन, लोगो, कंपनी के गुडविल को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, किसी के जो है वो डिजाइन वगैरह को प्रोटेक्शन देने के लिए डिजाइन एक्ट। ये चार तो हमने पढ़ लिया। अब उसके बाद जो सिचुएशन आया वो जरा सुनिए, वो क्या है। कुछ ऐसे भी चीज होते, बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि उन दोनों चीजों को थोड़ा सा हमें कोरिलेट भी करना पड़ता है। कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जो किसी एक ह्यूमन बीइंग के लिए नहीं होती है, बल्कि वो कहिए हमारे इन्वायरमेंट में जो चीजें मौजूद है उसके कारण हमें वो मिलता है। कहेंगे ये क्या मतलब हुआ? अगर आप अपने जो है वो खेत में फसल उगा रहे हैं तो आपके खेत में भी वैसा ही जो है वो अनाज होगा, आपके बगीचे में भी वैसा ही फल लगेगा जो दूसरे के में लगेगा, बशर्ते आप दोनों एक क्लाइमेट में और एक जगह हैं। ये बेसिकली आपके कारण नहीं है, बल्कि उस इन्वायरमेंट के कारण है। उस जगह जो है वो खास तरह का क्या है? क्वालिटी है। उस जगह ये खास तरह का क्या है? प्रॉपर्टी है, जहां पे क्या होता है? उस खास तरह का नेचर डेवलप हो जाता है। अब ये चीज मैन्युफैक्चर्ड में भी हो सकता है। एकदम ध्यान से इस बात को सुनिएगा, क्योंकि बाकी जो है बातें आपको याद रखनी पड़ती, ये समझना रहता है। ये चीज मैन्युफैक्चर्ड में चीज में हो सकता है और ये प्रोड्यूस्ड में हो सकता है। ये दोनों में अंतर क्या? मैं कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं जगह के कारण, उस ज्योग्राफिकल एरिया में आपके एक्टिविटी करने के कारण वो प्रॉपर्टी आया है। इसमें आपकी कोई काबिलियत नहीं है कि आपने किया है इसीलिए ये हुआ है। अगर सिर्फ आपकी काबिलियत होती तो वो आपका पर्सनल इंडिविजुअल राइट कहलाता, जिसको हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में ऑलरेडी प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन ये सिर्फ आपका नहीं, बल्कि उस एरिया में रामदीन, हरिया, रामखिलावन, दीनू नहीं। अब जो है अगर इनमें से कोई भी अगर खेती कर रहा है तो हर किसी के जो है वो खेतों में क्या हो रहा है? वैसा ही फसल हो रहा है। वही बासमती राइस सबके खेतों में हो रहा है। इसीलिए क्योंकि उस एरिया में, उस जगह, इन्वायरमेंट में ही वैसा चीज है। नागपुर का संतरा, नागपुर का ऑरेंज, ये खासियत मेरे में या आप में नहीं है। मेरा भी अगर नागपुर में बगान है, बगीचा है, गार्डन है, तो मेरे गार्डन में भी जो संतरा होगा उसमें उतना ही अच्छा क्वालिटी, उतना ही अच्छा फ्लेवर आएगा जो किसी और के में आएगा जो कहां पे प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन यही दिल्ली में अगर मेरा बगीचा हो या आपका बगीचा हो, उसमें वो टेस्ट, वो स्वाद, वो स्मेल या वो फ्लेवर या वो फ्रेग्रेंस नहीं आएगा जो कहां है? नागपुर के ऑरेंज में। तो इसी को कहते हैं उस जगह पे प्रोड्यूस्ड होने के कारण, यानी कि जमीन से, चाहे पेड़ या पौधे, जिस भी चीज से हुआ हो, उसमें ये क्वालिटी आई। तो ये उस एरिया को इंडिकेट कर रहा है या नहीं? एरिया को ही हम क्या बोलते हैं? ज्योग्राफी। तो और इंडिकेट करना तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ये उस जगह को इंडिकेट कर रहा है कि मैं नागपुर का संतरा हूं, यानी कि नागपुर में मुझे उगाया गया है, इसीलिए मेरे में ये स्वाद है, मेरे में ये महक है, मेरे में ये फ्रेग्रेंस है। इलाहाबाद का अमरूद, कहा गया कि अमरूद क्या बाकी जगह नहीं होते हैं? दिल्ली में गलती से छोटा सा एक बगान मेरा भी है, गरीब आदमी, छोटा सा ही है, उसमें संतरा भी है, उसमें नींबू भी है, उसमें अनार भी है, उसमें अमरूद भी है, उसमें लगभग जो ढूंढिएगा सब मिल जाएगा। थोड़े धनिया पत्ता भी मिल जाएंगे, खास तरह का मिर्च भी, जिसे अगर आपने तोड़ के छू लिया तो जब तक 10 बार साबुन से हाथ नहीं धोएंगे, क्या तो बोलते उसको, भूत झल की मिर्च नाम है कुछ ऐसे करके, मुझे बहुत पसंद है। मुझे तीखा मिर्च खाना, वो कच्चा वाला मिर्च खाना पसंद। तो ये सारे चीज एक खास जगह होने के कारण, मेरे वाले का अगर संतरा खाइएगा तो संतरा से विरक्ति हो जाएगी, संतरा खाना छोड़ देंगे। वो संतरा नहीं होता है, लगता है नींबू ही है, जबकि कहने के लिए क्या बेचा? संतरा। अनार, वो अनार अगर आप चबा लिए तो इनाम में आप जो मांग लीजिए। संतरा जब आप चबाते हैं तो क्या होता है? एक तो पहले रेड कलर नॉर्मली,
चबाते हैं तो सिर्फ लास्ट में थोड़ा सा बचता है ना, उसमें ऐसा लगेगा जैसे आप जो है वो लोहे जैसा चीज कट कट कर रहे हैं। तो वो तो लोग ऐसे शौकिया तौर पे क्या करते हैं, लगा दिया। लेकिन वो टेस्ट अमरूद भी, उसमें वो स्वाद नहीं जो कहां। तो इलाहाबाद में सिर्फ किसी एक के बगान में ये स्वाद होगा नहीं, जिसके पास भी है। तो यही कह रहे हैं कि ऐसा कोई भी चीज क्या कहलाता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जो किस चीज को इंडिकेट करे, उस जगह को जो है इंडिकेट करे। ये जरूरी नहीं है कि इसी तरह की चीज में, अल्कोहल में ही आप अगर शैंपेन नाम सुने हो, शैंपेन इतना पॉपुलर हो सकता है, प्रोनाउंसिएशन मेरा गलत हो क्योंकि मैं चाय कॉफी भी नहीं पीता, तो लेकिन शैंपेन ही शायद कहते हैं। जो लोग जीतते हैं तो ऐसे ऐसे करके उड़ाते हैं। मैं तो बस बोलता हूं जब उड़ाना ही है तो मैं सर्फ दे देता हूं, उसके पैसे मुझे दे देना। नहीं, झाग तो निकलेगा ही, लेकिन ऐसे ऐसे करके नहीं, वो खट से निकलता है, तो उसका जो है वो अपना ही कहते हैं मजा है। तो शैंपेन आपको पता है ये है क्या, ये भी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है। ये हर कोई शैंपेन बोल के नहीं बेच सकता है। स्प्रिंकलिंग वाइन जो स्विट्जरलैंड के एक खास इलाके में बनता है उसे शैंपेन कहते हैं। वाइन का प्रॉपर्टी होता है अलग अलग तरह का वाइन, तो स्प्रिंकलिंग वाइन, इसीलिए स्प्रिंकल उसमें जो देखते हैं ना ऐसे आता है, तो वो वाइन ही है स्प्रिंकलिंग वाइन। ऐसा ये नहीं कि वो सिर्फ आपका जो शैंपेन में ही होगा, और भी बहुत सारे स्प्रिंकलिंग वाइन है, लेकिन जो स्विट्जरलैंड के एक खास इलाके में तैयार होता है उस स्प्रिंकलिंग वाइन को क्या कहते हैं। अब मुझे एक चीज बताइए, ये मैंने जब खास इलाका बोला, इंग्लिश में बोलेंगे तो ज्योग्राफिकल रीजन नहीं हुआ, उसी को क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। और भी चीज आपका बनारसी साड़ी, क्या मतलब है, क्या और जगह नहीं बनते, बनते हैं, लेकिन बनारस का इन्वायरमेंट ऐसा है कि वहां जब उस सूते पे काम किया जाता है, उस धागे पे, तो उसमें खास तरह का जो है वो कहिए वो कड़ापन या बाकी आता है। आपका जो है वो कांजीवरम सिल्क साड़ी, कांजीवरम सिल्क साड़ी क्या बाकी जगह सिल्क साड़ी नहीं है, का है, लेकिन कांजीवरम सिल्क साड़ी, उस कांजीवरम वो जो जगह है वहां जितने भी लोग उस साड़ी को बनाते हैं सब में वो खूबसूरती आती है, क्योंकि इन्वायरमेंट में वैसा चीज क्या है, मौजूद है। रामपुरी चाकू, कोल्हापुरी चप्पल, ऐसे जो भी चीज हो, अल्फांजो मैंगो, कहा ये सब क्या है आपका ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। कहा तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन पे किसका अधिकार, दार्जिलिंग टी, क्या टी सिर्फ दार्जिलिंग में ही होता है, आसाम टी, कहा नहीं, दार्जिलिंग में ये जो चाहे इसमें जो कड़क है वो दूसरे में नहीं है। तो ये सिर्फ दार्जिलिंग में किसी एक के बगान में नहीं, दार्जिलिंग में जिसके भी बगान होंगे सब में ऐसा ही टेस्ट आएगा जो कि आसाम टी से अलग होगा, और आसाम में जिसके जिसके पास चाय का बगान है उस सब में उस खास तरह का आएगा। इसका मतलब एक खास फ्रेग्रेंस और खास टेस्ट या खास प्रॉपर्टी आया, चाहे वो मैन्युफैक्चर्ड चीज हो, साड़ी वगैरह मैन्युफैक्चर्ड या प्रोड्यूस्ड, मैन्युफैक्चर्ड कह देते हैं। जो कहीं ना कहीं अर्थ से जुड़ा रहता है उसको हम प्रोड्यूस्ड कह रहे हैं यहां पे, और बाकी को क्या कह रहे हैं, मैन्युफैक्चर। तो चाहिए अगर हम प्रोड्यूस्ड की बात कहें तो हम कह देते हैं ऑरेंज नागपुर का, इलाहाबाद का संतरा, आसाम टी, दार्जिलिंग टी। लेकिन अगर मैन्युफैक्चर्ड की बात करें तो फिर क्या कहते हैं, वाराणसी साड़ी, कांजीवरम सिल्क साड़ी, कोल्हापुरी चप्पल, रामपुरी चाकू, ये सारे क्या हैं आपके ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। कहा इस पे किसका अधिकार, कहा किसी का नहीं, उस पूरे रीजन में वालों का अधिकार, हमारा आपका अधिकार नहीं। उस रीजन में जो भी लोग हैं, उन सारे रीजन में जो लोग हैं उनका उस पे क्या होगा, राइट होगा, उनको उस पे क्या मिलेगा, प्रोटेक्शन मिलेगा। डन कीजिए। आप देख लीजिए, इसको आइडेंटिफाई कर पा रहे, एग्रीकल्चरल गुड्स या क्या हो, नेचुरल गुड्स या क्या हो, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, किसी न किसी कंट्री में, रीजन में या लोकेलिटी। हो सकता है कि पूरे देश में ही होता हो, तो इसका मतलब पूरे देश के लोगों को उस पर क्या मिलेगा, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। कुछ चीज ऐसा हो जो किस वाइज हो, रीजन वाइज, और कुछ सिर्फ क्या हो, एक लोकेलिटी में। हो सकता है कुछ चीज सिर्फ इंडिया में ही, कुछ जो है वो खास रीजन में, बिहार, यूपी बड़ा रीजन हो गया, कुछ उसमें भी छोटा, पूरे एमपी में नहीं, तो क्या बोला, सिर्फ नागपुर किस में आता है, एमपी में ही है, मध्य प्रदेश में ही है ना, हाँ जी, कि महाराष्ट्र में है, एमपी में है। कंफ्यूजन आता है लोगों को, क्योंकि दोनों बहुत सारे जगह जो है महाराष्ट्र और एमपी के मतलब अगल बगल है।
तो नागपुर में तो वो हो गया लोकेलिटी, लेकिन अगर पूरे एमपी में होता तो क्या बोलते हैं, और बड़ा चीज रीजन बोल देते हैं। और पूरे इंडिया में ही होता तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होता इंडिया, पूरे इंडिया वालों के लिए, पूरे एमपी वालों के लिए होता अगर उस रीजन में होता। और लोकेलिटी नागपुर या उसका भी छोटा एरिया हो सकता है। डन कीजिए। इसका मतलब इसे भी जब आप एग्जाम में लिखेंगे तो फिर क्या क्या वर्ड चाहिए, एग्रीकल्चरल गुड्स, नेचुरल गुड्स और मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, बस ये 3 चीज चाहिए। और उसके बाद बतलाएंगे टेरिटरी ऑफ कंट्री, रीजन और लोकेलिटी 2। फिर तीसरा आया क्वालिटी, रिपुटेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स। और जब भी चीजों को पढ़िएगा हमेशा ध्यान रखिएगा कि उससे खुद रेज कीजिएगा कि कौन सा क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। तो आपको सिंपल लगेगा कि इससे सिर्फ यही पूछा जा सकता है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, यानी इतने चीजों से। डन। आगे वाले राजा बन गए, पीछे वाले डन कीजिए, बताइए। अब बात यह आती है कि किन किन चीजों पे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन हमें नहीं मिलेगा। जैसे डिजाइन पे हमने देखा था कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो है वो नहीं मिला था, कुछ डिजाइन पे हमने देखा था कि हमें डिजाइन एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं मिला। वैसे कह रहे किन किन चीजों पे नहीं मिलेगा, कह रहे कि सिंपल सा ये हर जगह के लिए एप्लीकेबल है। क्या क्रिएट करता है, कंफ्यूजन। अरे भाई साफ साफ पता रहे कि नागपुर, इलाहाबाद, आसाम, दार्जिलिंग कहां। अगर कोई चीज दोनों जगह हो ही रहा है तो फिर ये तो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। तो उन चीजों पे आपको जो है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, क्योंकि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के लिए साफ तौर पे वो ज्योग्राफिकल एरिया चाहिए। छोटा एरिया हो चलेगा, उससे बड़ा हो चलेगा, पूरा भारतवर्ष हो तो चलेगा, लेकिन क्लियर कीजिए साफ तौर पे, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पता चला कि मेरे खेत में हो रहा है, उनके खेत में नहीं हो रहा है, मेरे बगान में हो रहा है, उनके बगान में नहीं हो रहा है, कहा गया नहीं, फिर नहीं। जो इस पे क्या मिलेगा आपको, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। द यूज ऑफ विच वुड बी कॉन्ट्ररी टू एनी लॉ। लॉ के क्या है, अगेंस्ट। तो कहा कि भाई कोई भी चीज जो आप कर रहे हैं वो लॉ के क्या है, अगेंस्ट। तो कहा तब नहीं, तब उस पर हम आपको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन नहीं दें। अनलॉफुल चीज पे कहीं हम कोई प्रोटेक्शन देंगे। मैटर लाइकली टू हर्ट टू व्हाट, ये हर जगह चलता है हमारे देश में, क्योंकि हमारे देश में रिलीजन, कास्ट, क्रीड, इन सब पे बहुत बड़ा जो है वो पॉलिटिक्स होता है। तो इसलिए हर जगह ये चीज है। कहा किसी भी तरह से जो जाति, धर्म या किसी भी धर्म के सेंटिमेंट को हर्ट करे वैसा कोई ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो है वो नहीं देंगे। मान लीजिए नाम दे दिया और वो नाम कुछ भी हिंदू धर्म का है तो दुर्गा माता, शिव जी या इन पे रिलेटेड हो गया, अल्लाह अकबर ब्रांड या कुछ भी, जीसस क्राइस्ट, ये सब कहा नहीं। ऐसा कोई भी चीज नहीं जिससे किसी भी धर्म का क्या हो, सेंटिमेंट क्या हो, हर्ट हो। विच आर डिटरमाइंड टू बी जेनेरिक नेम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें है। कहा कि अगर कोई भी चीज है, ध्यान से समझिएगा,
अच्छा, पहले लास्ट वाला देखते तब इस पर डिस्कशन करता हूं। फॉल्सली रिप्रेजेंट द पर्सन दैट गुड्स ओरिजिनेट का सही बात है। आप झूठा बोल करके 4 आदमी आ गए कि हाँ मेरे खेतों में भी, मेरे खेतों में भी, मेरे खेतों में भी, मेरे खेतों में भी, और सही में पता चला कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब उस जगह के कारण ऐसा कोई भी चीज, खास चीज नहीं हो रहा, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है झूठे चीज पे आपको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन नहीं मिलेगा। अब ये जो है विच आर डिटरमाइंड टू बी जेनेरिक नेम और इंडिकेशन, इस पे अलग से कभी कभी केस लॉ भी पूछ देता है सिर्फ इस पॉइंट पे। ये पॉइंट क्या है, ये जरा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। कह रहे हैं कि 2 बातें यहां पे लिखी हुई है लॉ में ऐसे, इसलिए मैंने भी लिखा है क्योंकि आपको थोड़ा मिलता जुलता लिखना पड़ता है। अब ये बात क्या कह रहा है, कह रहा है 2 केसेज में नहीं मिलेगा ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। पहला, जो चीज पहले एक खास एरिया तक सीमित था, आज के डेट में वो सारे जगह फैल गया है। मतलब आप कहते थे नागपुर का संतरा, क्यों? बोलिए क्यों? क्योंकि सिर्फ वो नागपुर में उस तरह का जो है वो क्या होता था, संतरा होता था। आप कहते थे इलाहाबाद का अमरूद, क्यों? वो क्वालिटी का अमरूद सिर्फ कहां था, इलाहाबाद में। नागपुर का वही संतरा का स्वाद, वही फ्रेग्रेंस दिल्ली वाले में भी हो रहा है, दिल्ली में भी जब खेती हो रहा है, तो अब मुझे वही जो है वो आपका जो है वो गाजियाबाद में भी हो रहा है, वही हर जगह आपका हो रहा है, पटना में हो रहा है, रांची में हो रहा है। अब क्या बोलिएगा, क्या उसमें वो खासियत रह गई? तो पहला ये रीजन हुआ कि वो चीज अब वहां सिर्फ लिमिटेड नहीं रह गया, समय बदला, क्लाइमेट बदला। पहले जो क्लाइमेट कहां था, नागपुर में था, वही क्लाइमेट जो है वो कहां पहुंच गया, दिल्ली और बाकी जगह। तो ऐसे केस में कहते हैं कि जब वो चीज अनकॉमन ही नहीं रहा तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन कैसा, तो फिर जो है वो बड़े रीजन में जाएगा। दूसरा, वो चीज आज के डेट में जो है वो काइंड और क्वालिटी को रिप्रेजेंट करने लगा। एकदम ध्यान से, काइंड और क्वालिटी को रिप्रेजेंट करने लगा, मतलब वो चीज एक खास तरह के प्रॉपर्टी को बताने लगा। मतलब आप कह रहे कि ये इतना मीठा है जैसे नागपुर का संतरा, इतना मीठा है जैसे नागपुर का संतरा, ये ऐसा है जैसे फलाने जगह का वो। अगर ऐसे वर्ड्स आप बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या आप उसको क्वालिटी के लिए जो है वो यूज नहीं कर रहे हैं? अगर उसको आप क्वालिटी जैसे चीज के लिए यूज करने लगे तो वैसे केस में अब उस पर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर आपको याद हो, हमने ट्रेडमार्क में भी पढ़ा था 5 kg, 2 kg, 10 मीटर, इस पे किसी को जो है वो ट्रेडमार्क मिलेगा? तब तो पता चला कि अगर हमें 5 kg तौलना रहे तो उससे पहले जाकर के क्या लेना पड़ेगा, उससे जाकर के हमें जो है वो परमिशन लेना पड़ेगा। तो इसीलिए अगर कोई भी चीज क्या बन गया हो, जेनरिक, पहले नहीं था अब वो क्या हो गया है, जेनरिक हो गया है, अगर ऐसा हो गया है तो उस पे आपको क्या नहीं मिलेगा, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन नहीं मिलेगा। तो कौन कौन सी बात मैंने बोली, 2 बातें। पहला, वो जो चीज था आज उसका इस्तेमाल किस चीज के लिए हो रहा है, किसी चीज के क्वालिटी को बताने के लिए, प्रॉपर्टीज को बताने के लिए, पहली बात। दूसरी बात, जो चीज पहले खास एरिया में होता था अब वो सिर्फ उस खास एरिया में नहीं होता है, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, हर चौक, हर जगह हो रहा है, यानी बहुत बड़े एरिया में अब हो रहा है, तो वो उस पर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन आपको नहीं मिलेगा। ये एस्पेक्ट है, डन कीजिए। तो हम उसके बाद आपको जो उस पर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जैसा हटा देंगे। बिल्कुल सही है, शुरू में मिला। देखिएगा ना, इसके बाद एक और बात बताऊंगा कि क्या ये बदल नहीं सकता है क्लाइमेट, तो इसीलिए इसमें देखिएगा जब टाइम पे आएंगे तो बात करेंगे। थोड़ा और सेवा का मौका दीजिए, पहले इसको डन कीजिए।
गुस्सा हो गए। कर लीजिए डन, कोई बात नहीं। हाँ, रॉयल्टी नहीं, वो बस इसीलिए दिया जाता है ताकि आपके एरिया के चीज का आपको एक रिकॉग्निशन मिले। तभी तो मैंने बोला ये इंडिविजुअल पे नहीं है, एक्सेप्शनल केस में ये इंडिविजुअल को भी मिलता है। अगर आप थोड़ा किडनी लगाएंगे तो पहुंच सकते हैं, इंडिविजुअल को कैसे मिलता होगा? मान लीजिए कि मेरा ही बहुत बड़ा एरिया है, उस तरफ सिर्फ मेरा ही मेरा खेत है और किसी का नहीं है, मेरा ही सिर्फ बगान है, और वहां का क्लाइमेट ऐसा है, वहां जिसका भी बगान होगा सबको मिलेगा। लेकिन चूंकि मेरा ही बगान इसलिए मुझे इंडिविजुअल मिला। तो ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक के लिए नहीं होता है। जैसे सर्टिफिकेशन ट्रेडमार्क एक के लिए है, तो सर्टिफिकेशन ट्रेडमार्क का मतलब क्या हुआ कि जिसमें जिसमें वो क्वालिटी है वो लगा के बेचो। वैसे ही जो जो उस ज्योग्राफिकल एरिया में है वो क्या करे, वो जो है वो बेसिकली उसको यूज करे, वो अपना नाम दे, कोई और उसका नाम नहीं दे पाए। डन है? हाँ हाँ बिल्कुल जाएंगे, एक ग्रुप जाते हैं इसके लिए, अभी बताऊंगा कि कौन लेने जाएगा। तो जो लोग होते हैं उन्हीं में से लोग क्या करेंगे, रिप्रेजेंटेटिव बन करके चलेंगे कि भाई चलो आप और अगर मान लीजिए कि अकेला आप ही के पास है तो आप अकेले जाइएगा। इसमें बहुत सारी बात है, लेकिन नहीं बोला मैंने आपके सिलेबस में थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड है, इसीलिए डिजाइन और ये थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड चल रहे हैं। आप कहेगा नहीं सर हम तो जो पढ़ा और पढ़ लेंगे, बहुत ज्यादा हो जाएगा। वैसे ही हमने आईपीआर ये एक चैप्टर अभी हम पढ़ रहे हैं। चलिए करें बात आगे। ये लोग राजा बने, 3-4 लोग प्रजा बने। जब तक प्रजा लिखते तब तक मैं बताता हूं, छोटे में मेरी मम्मा मेरे साथ क्या गेम करती थी वो सुनिए, मेरी दर्द भरी कहानी। दिन में अगर पापा गए हैं हुए ऑफिस तो रात में आना है तो खाना वगैरह नॉर्मल बन रहा है। लेकिन कभी कभी पापा जब ट्रेनिंग वगैरह पे जाते थे, ट्रेनिंग होती गवर्नमेंट ऑफिसर की बीच बीच में होती रहती थी ट्रेनिंग, तो मम्मा क्या करती थी, शॉर्ट हैंड लगा देती थी। शॉर्ट हैंड का मतलब है दिन वाला ही खाना, हम गरीब लोग थे तो दिन वाला ही खाना क्या कर लिया, अगर है सब्जी चावल ये सब है तो उसी को जो है खिला दिया। एक तो ऐसे अभी वाले खाने में हम नखरे करते थे क्योंकि भिंडी खाने की चीज है, परवल खाने की चीज है, कैरम बोर्ड खेलते रहते थे परवल भिंडी से। उसमें भी अगर हमें पता चल जाए, हमें तो बहाना चाहिए कि नहीं खाने का। ये खाना दिन वाला खाना इंसान खाता है। अच्छा, और होटल में तो जब आप खाना पैक करा करके लाते वो तुरंत तुरंत आप जाते हैं उससे पहले ही तैयार करता है, पता नहीं कब कब का रख रख के देता है। लेकिन नखरा तो मम्मा क्या करती थी, एक साथ खाना मैश कर लिया, हम लोग छोटे छोटे थे तीनों भाई बहन, और बोल रही कि सबको दे दी मैश वगैरह करके आराम से, चावल दाल सब्जी जो जहां है, और उसके बाद बोली कि देखते हैं कौन राजा बनता है। कितने बेवकूफ थे हम लोग, सोचिए। तीनों बाप बाप करके खाए जा रहे, मैं बना राजा, नहीं मैं बना राजा तो मैं बना राजा। क्यों? ताकि मम्मा का खाना क्या हो जाए, खत्म हो जाए। वैसे तो हम उस पर उंगली चलाते रहेंगे, फोटो बनाते रहते थे। अगर एक साथ मैश करके दे दे तो एक गोली लेते थे, उससे आंख बनाते थे, दूसरा चावल दाल मिला करके दूसरा आंख, फिर उसी में नोज बनाते थे, स्माइली बनाते थे, मूड खराब है तो रोता हुआ बनाते थे। तो ये सब कार्यक्रम। तो वैसे ही जो पहले लिखा वो क्या बना, राजा। आप कहिएगा सर आप बेवकूफ होंगे, आप बुद्धू होंगे। हम बुद्धू बनने वाले नहीं, हम अपने ही स्पीड में लिखेंगे। एनीवे ये क्लियर। चलिए अब इसमें मिसलेनियस बात करते हैं। फिर एप्लीकेशन जाएगा ऑथोरिटी को, किस चीज के लिए, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के लिए। किसी एक का होगा ज्योग्राफिकल इंडिकेशन तो उस पूरे कम्युनिटी का, उस पूरे ग्रुप का। रजिस्ट्रार आफ्टर सेटिस्फैक्शन में एक्सेप्ट इट एब्सोल्युटली और विथ मॉडिफिकेशन। वो चेक भी करेगा या नहीं, बिल्कुल। आप कुछ भी बोल दे 10 लोग मिलकर के कि हमें ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दे दो, भाई वो देखे कि सही में ऐसा होता है या नहीं होता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन शैल बी कंप्लीटेड विद इन हाउ मेनी मंथ। अब आप कहिए सर इतना टाइम क्यों दे दिया, क्योंकि हो सकता है रजिस्ट्रार को शक हो कि शायद ये लोग झूठ कह रहा है, तो वो कह सकता है ठीक है सही में होता है ना, चलो इस बार ऐसा करके दिखाओ और मैं सबका आकर के टेस्ट करूंगा। क्या चीज, संतरा लगेगा तो मैं देखता हूं कि सही में खास है इस जगह या वही है जो दूसरे जगह है। तो हो सकता है इसके लिए। तो नॉर्मली हमारे यहां जो फसल होता है
12 महीने से ज्यादा किसी फसल को तैयार होने में नहीं लगता है। मैं पौधे से फल पेड़ बनने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं फल लगने की बात कर रहा हूं। जो पेड़ तैयार है सीजनल फल लगते, जैसे आम वगैरह सीजन में एक बार, तो इसीलिए वो चाहे तो कह सकते ठीक है आप रिक्वेस्ट करने आए हो, हमें बताना, हम इस सीजन का नहीं मानते, क्योंकि अभी तो आप तोड़ के लाओ, पता नहीं कहां कहां से लाओगे, हमें बताओ कौन कौन से वो पेड़ हैं और किनके किनके बगान है। सबको वो मार्क करेगा और चीजों को क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा, क्या सही में ऐसा है या नहीं है। इसीलिए बोला है इतना समय वो ले सकता है। ये कितने दिनों के लिए वैलिड है, बट इट कैन बी रिन्यूड टाइम टू। अब आप मुझे बताइए सर ये 10 साल के लिए ही क्यों है, 10 साल के बाद रिन्यू के लिए क्यों आना पड़ता है। हां जी, आप कहिएगा सर फिर 9 साल क्यों नहीं है, तो लॉ बनाने वाले कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे तो रुकेंगे। उन्होंने कहा कि 10 इयर्स जो है वो एक साइजेबल टाइम है, जितने के बाद जो है वो इन्वायरमेंट बदलता है। आज आप हर साल सुनते हैं दिल्ली इस पिछले 20 साल का सबसे ठंडा दिन, गर्मी में पिछले 20 साल का सबसे गर्म दिन। इसका मतलब है हर साल रिकॉर्ड टूट रहे हैं। इसका मतलब है इन्वायरमेंट इज लायबल टू बी चेंज और इट इज लायबल टू बी फिक्स इन ईच एंड एवरी केसेस। चेंज होता है, तो अगर चेंज होगा तो इन्वायरमेंट के चेंज से ही तो जो है वो उसमें चीजें बदल रही है, वो इन्वायरमेंट ही तो है जिसके कारण चीजें बन रही है। अगर ऐसा होता है तो कहा कि इसलिए आप क्या कीजिए 10 साल पे उसको रिन्यू करने के लिए आइए, और कहीं भी हमें अगर उसमें चेंज लगा तो हम क्या बोलेंगे, ओके बोलेंगे या मना कर देंगे कि अब इस पे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन नहीं रहा। वही तो मैंने आपको बोला 10 जगह क्लाइमेट बदला, अब वो सब जगह होने लगा, पता चला इसी जगह नहीं हो रहा बाकी जगहों पे होने लगा। पॉसिबल इन केस ऑफ ऑथराइज यूजर पीरियड इज 10 ईयर और डेथ ऑफ ऑथराइज यूजर विच एवर इज अर्लियर। अब आप कहिएगा सर ये ऑथराइज यूजर कहां से आ गया। ये वही एग्जाम्पल है कि अगर मान लीजिए गलती से मेरा ही दूर दूर तक बगान है, ये सच्ची बात बता रहा हूं, मेरे घर में मैंने बोला ना मैं सिर्फ गरीब हूं, बाकी सब अमीर है, मेरे दादाजी पापा मम्मा सब। तो मेरे दादाजी ने गलती से बहुत सारी जमीन खरीदी थी जो हमारे गांव है वहां पे। तो एक बार बाबा मुझे दिखलाने ले गए, तो मैंने बोला बाबा ये खेत किसका है, तो बोले तुम्हारा है और किसका है, तो ये भी ये भी। तो मैं बोला कि कहां तक अपना खेत है, तो बोले कि जहां तक देख रहे हो वो सब अपना खेत है, मतलब वो ग्रीन ग्रीन वहां पे धान लगे हुए थे, तो उतने दूर तक। और वो जब मैंने देखा तो बहुत बड़ा एरिया था, मतलब उतना बड़ा एरिया कि अब उसमें बाबा वहां पे बीघे में बोलते थे, वहां के जमीन को बीघा बोलते हैं। 10 कट्ठा 20 कट्ठा का 1 बीघा होता है। तो बाबा कह रहे थे ये जो है वो 40 बीघा जमीन है एक जगह पे। 40 बीघा बहुत बड़ा एरिया हो गया, क्योंकि 1 कट्ठा जो है तकरीबन जो है वो 2000 स्क्वायर फीट होता है। 1 कट्ठा 2000 स्क्वायर फीट 1 कट्ठा। इसको जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 40,000 स्क्वायर फीट, ये हुआ 1 कट्ठा। और अगर 40 बोलते हैं तो 16 लाख जो है वो स्क्वायर फीट, बहुत बड़ा एरिया होता है। लक्ष्मी नगर पूरा बस जाएगा, या तब भी जो है वो जगह बच जाएगी। कह रहे हैं कि अगर उतना, तो ये अपने आप में एक लोकेलिटी हो गया। क्लाइमेट कुछ दूर पे बदलते हैं या नहीं, इसका एग्जांपल आप देखिए। कभी कभी पता चलता है मुखर्जी नगर में बारिश नहीं और यहां दम जम के बारिश। मैं जब जा रहा हूं तो एनआईआरसी क्लास लेने के लिए, यहां से सूखा सूखा जाता हूं, वहां पे मेट्रो से राजेंद्र प्लेस उतरता हूं तो देख रहा हूं अरे इतनी तेज बारिश हो रही थी यहां। या कभी कभी यहां बारिश में जैसे तैसे मेट्रो पहुंचता हूं वहां पूरा सूखा हुआ। ये क्लाइमेट ही तो है जो कहीं ना कहीं तो रुकेगा। सोचिए कोई तो ऐसा पॉइंट होगा कि इधर बारिश हो रही और इधर बारिश नहीं हो रही है। तो बोला कि ऐसे में अगर किसी पर्सन का ही है वो सारा का सारा चीज, तो उस केस में 10 ईयर है और साथ ही साथ क्या है, डेथ ऑफ। इसीलिए क्योंकि वही एक पर्सन था जो उस चीज को कर रहा है, वो भी नहीं रहा, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, खत्म। एनी राइट टू रजिस्टर्ड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन कैन नॉट बी। क्या पेटेंट असाइन कर सकते हैं, यस या नो। पेटेंट आपके पास पेटेंट राइट है, क्या आप किसी को लाइसेंस दे सकते हैं, असाइन कर सकते हैं। कॉपीराइट है, आप अपने बुक को किसी को असाइन कर सकते हैं, लाइसेंस दे सकते हैं। ट्रेडमार्क कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कहा ज्योग्राफिकल इंडिकेशन किसी को असाइन, रीजन, हाँ जमीन उठा के थोड़ा ना किसी को देंगे ये, और दे भी देंगे, आप जमीन भले बेच दीजिए, क्लाइमेट आपका है जो आपने बेच दिया किसी को नहीं। ये किसी को असाइन नहीं हो सकता है।
ए ट्रेडमार्क, अब देखिए ट्रेडमार्क और इसको मैं क्यों कोरिलेट कर रहा हूं, क्योंकि ट्रेडमार्क असाइन कर सकते हैं या नहीं, बट ज्योग्राफिकल इंडिकेशन नहीं। ट्रेडमार्क का इस्तेमाल एक से ज्यादा लोग कर पाएंगे नहीं, अगर कलेक्टिव और आपका जो है वो क्या नहीं है, सर्टिफिकेशन नहीं है, तो कोई और कर सकता है। लेकिन ये ऐसा चीज है जिसका इस्तेमाल क्या कर सकते हैं, बहुत सारे लोग कर सकते हैं। जहां भी वो कैरेक्टरिस्टिक्स है उस पूरे एरिया में, वो कैरेक्टरिस्टिक्स सबके चीजों के लिए होगा। ये था हमारा किसके बारे में, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। तो अब हमने फाइनली अपना एक चैप्टर खत्म किया, क्या था, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अब देखिएगा इस पे हम लोग कितना और भी काम करेंगे, वो काम होगा तब जब जो नए बच्चे हैं वो भी अपना क्या कर लेंगे, फटाक से बैकअप उनको मिल जाएगा, और तब इस पे राइटिंग वर्क हमारा शुरू होगा। और अभी आपको क्या करना रहेगा, होमवर्क जो मैंने बोला है, होमवर्क की एक कॉपी बनाएंगे, जो नए बच्चे हैं ध्यान से सुनेंगे, होमवर्क की कॉपी एक बनाएंगे, और आज के डेट में उस पर जो भी रफ करना है जो भी कीजिए, लेकिन आप कुछ लिखिए उस पर, कम से कम 10 to 20 लाइन्स, और हर दिन रिवीजन बस कीजिए, जितना मैंने बताया उसका रिवीजन कर लीजिए, बस इससे ज्यादा टाइम मुझे नहीं चाहिए। और उसके बाद आप 100% श्योरिटी है कि आप चाहेंगे तो भी फेल नहीं करेंगे। फिर वही वाली बात नहीं, पास करके दिखाओ तो नहीं, बस लिखने वाला का। और लिखने में जिसको भी दिक्कत होगा वो छिपाएंगे नहीं। हो सकता है किसी को थोड़ा दिक्कत हो, किसी को ज्यादा हो, तो क्या करें, उसे छिपा के रखें, वेट करें एग्जाम में एक बार फेल होने का, तब मुंह खोलेंगे टीचर के पास, नहीं। आप मिलिए, हर चीज का सॉल्यूशन है, क्योंकि मैंने बोला कि हम लोग उस लेवल पे है जहां पे पता है कैसे कॉपी चेक होना है, कैसे चीजों को करना है। तो लिखने का काम आपका क्या होना चाहिए, लगातार चलते रहना चाहिए, डेट वाइज कीजिए, ताकि आपको भी पता रहे कि पूरे दिन में मैंने क्या रिवाइज किया इस सब्जेक्ट को, इतना आपको करना रहेगा। तो फाइनली हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट खत्म है। अब इसके बाद हम अपने नए चैप्टर पे हमला करेंगे, वो चैप्टर पे हमला हम लोग करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो चलिए फिलहाल आज की मेरी सेवा समाप्त। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।